आप इंडिया की ब्रांड मशीन कहे जाते हो। आपने एक के बाद एक कई ब्रांड क्रिएट किए। 90% जो बिजनेसमैन हम आसपास देखते हैं, अगर उनकी एक दुकान, एक ऑफिस, एक फैक्ट्री चल जाए तो वो जीवन भर वही कर दे। स्केलेबल बिजनेस है तो स्केल करना ही चाहिए। आपको लगता है कि मैं कुछ डिजर्व करता हूँ, कुछ करता हूँ। इमामी से आपकी डील हुई थी और उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट डील थी। $262 मिलियन की लगभग डील थी। डिसीजन कैसे लिया? कैश किंग काफी बड़ा हो गया था। 2012 तक हम लोग 100 करोड़ एबिटा पे थे। 0 to 100 तक मेरे लिए इजी है। 100 to 1000 मेरे लिए इजी नहीं है, बट 100 to 1000 दूसरों के लिए बड़ा इजी है। जिसका काम उसी को साझे, जिसको जो काम आता है वो वही कर ले। और कौन कौन से ब्रांड है एक बार बता दीजिए जनता को जिनको नहीं पता है। डॉक्टर ऑर्थो पेट सफा के अलावा हमारा एक बड़ा ब्रांड है रूप मंत्रा। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है, स्किन हेल्थ। रूप मंत्रा के अलावा हमारा एक ब्रांड है सच्ची सेली, जो विमेन हेल्थ लिए पोजीशनड है। देन आई मंत्रा, टायर्ड आईज के लिए आपके आई ड्रॉप्स हैं। एक्यूमस एक हमारा ब्रांड है और इचकू एक इचिंग के लिए हमारा ब्रांड है। आपने लगभग हर ब्रांड में सेलिब्रिटीज काम में लिए। सेलिब्रिटी यूज करने का साइंस क्या है? इसके लिए ये ठीक रहेगा। लोगों को लगता है अक्षय कुमार को लिया या शाहरुख खान को लिया तो कंपनी बड़ी होगी जो इतना खर्चा कर रही है, इतना ही महत्व है, इससे बड़ा महत्व नहीं है। राजू जी की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने उनको फोन किया, राजू भैया को, एड शूट करते हैं। मैंने कहा राजू भैया पेट सफा अभी काफी बड़ा हो गया, अब इसमें काम करते हैं, आपके साथ ना एक बड़ा हीरो लाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला संजीव भैया देखिए, अब कोई भी बड़ा हीरो ले आइए, वैसे पेट सफा का हीरो तो मैं ही हूँ। ब्रांड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे आज मैं कहता हूँ कि सर मेरे को भी एक ब्रांड बनाना है, मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? और एक आपका सजेशन, जब एम्प्लॉय हायर करते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स मार्केट में कोई व्यक्ति एक ब्रांड भी बना देना तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि वाह क्या ब्रांड बनाया है। पर आज मैं बात कर रहा हूं आपसे ब्रांड मशीन की। वो व्यक्ति जिसने एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज्यादा ब्रांड बना दिए इंडियन मार्केट में और सब सुपर हिट है। कैश किंग, डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफा, सच्ची सहेली, रूप मंत्रा, आई मंत्रा, ऐसे बहुत सारे ब्रांड एक ही व्यक्ति ने बनाए हैं। उन व्यक्ति का नाम है संजीव जुनेजा। और हाँ, ये कोई बिग एमएनसी कंपनी के फाउंडर नहीं है। इनसे बात करने से पहले मुझे लगता था कि तो बहुत बड़ी कोई एफएमसीजी कंपनी होगी जिसको वर्षों सालों का अनुभव होगा और इतने सारे ब्रांड बना रही होंगी। लेकिन इस एक व्यक्ति ने सारे ब्रांड पिछले 20-25 साल में बनाए। ये अपने हर प्रोडक्ट में सेलिब्रिटी यूज करते हैं। सच्ची सहेली में रवीना टंडन थी, कैश किंग में जूही चावला थे, डॉक्टर ऑर्थो में जावेद अख्तर थे, अभी अजय देवगन है, पेट सफा में पहले राजू श्रीवास्तव थे, अब जॉनी लीवर है। ये हमेशा सेलिब्रिटी काम में क्यों लेते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या सेलिब्रिटी के आने से प्रोडक्ट को रिटर्न मिलती है? ये इंडिया के प्रिंट मीडिया में, टीवी मीडिया में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग करने वालों में से एक ब्रांड है। इंडिया की ऑडियंस के लिए अगर आप कोई भी ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, उस ब्रांड को पूरे इंडिया में फैलाना चाह रहे हो, उसकी मार्केटिंग करना चाह रहे हो, एक अलग पोजीशनिंग करने जा रहे हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए मास्टर क्लास साबित होगा। अगर आप कह रहे हो कि सर जीरो से हीरो कैसे बनते हैं, फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचते हैं, तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। नमस्कार संजीव जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू राहुल। और सर ये मान लीजिए, मैं इस पॉडकास्ट का शायद 1.5-2 साल से वेट कर रहा हूँ। मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट होगा ये, कि मेरी लिस्ट में नाम लिखा हुआ है संजीव सर से करना है और फाइनली जाके ग्रह नक्षत्र आए और आप हमारे सामने बैठे, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, ऑनर की बात है। इट्स माय ऑनर। तो सर आप इंडिया की ब्रांड मशीन कहे जाते हो। आपने एक के बाद एक कई ब्रांड क्रिएट किए। तो आज आपकी कहानी फर्श से अर्श की सुननी है हमें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है ब्रांडिंग मास्टर क्लास फॉर यंग बिजनेसमैन। तो मेरा गोल है कि आज की डेट में अगर कोई 20-21 साल का बच्चा देख रहा है पॉडकास्ट को और वो सोच रहा है मैं भी एक ब्रांड बना दूं, तो उसको सीधा आपसे ही सिखाऊं कैसे ब्रांड बनाया जाता है। तो अपन उस सेक्शन पे भी चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की पॉडकास्ट की। सबसे पहले सर, बिजनेस में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी एंड हाउ वाज योर चाइल्डहुड एंड ऑल? वो क्या है, वहां से शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। देखिए, बचपन तो हर एक का खूबसूरत होता है राहुल, और आज लगता है कि बचपन में बड़े चैलेंजेस थे। आज कैलकुलेट कर सकते हैं, उस टाइम तो पता ही नहीं था चैलेंजेस क्या होते हैं। बचपन एक अलग तरह का, आप में एक अलग माहौल में होते हैं आप, और आप जिंदगी को पूरी तरह से जीते हैं। आप हर चीज़ में कैलकुलेट नहीं करते। तो बचपन डेफिनेटली अच्छा रहा, बट बड़ा सिंपल रहा, बड़ा साधारण रहा। आई बोर्न इन पटियाला, आई ब्रॉट अप इन अम्बाला। तो फैमिली का जो मेरा जैसा फाइनेंशियल पोजीशन था, तो उस हिसाब से मैं बहुत अच्छे स्कूल्स में तो नहीं एडुकेट हो पाया। मैं लगभग सरकारी स्कूलों में, सस्ते स्कूलों में पला बड़ा, और बस ज़िंदगी से सीखा जो सीखा, ऑब्जर्व करते हुए सीखा। हाँ, बचपन में मैं एक बात ये कहूँगा कि आई वॉज वेरी वेरी गुड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मीन्स ये नहीं कि पैसों का इन्वेस्टर, मतलब आपको ये समझ में आता है कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो मेरी पॉकेट मनी थी पहले
अठन्नी 50 पैसा जब मैं 5th-6th क्लास में था। और थोड़ा बड़े हुए तो हमें इंक्रीमेंट मिला, 9th-10th तक जाते जाते वो 1 रुपया होगी, तो 1 रुपये का सिक्का मिलता था। बट उन सिक्कों में जो खनक थी और उसमें जो अमीरी थी, वो आज भी मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत वही लगती है। तो सर बेसिकली ये सवाल मैंने स्पेशली पॉइंट आउट करके इसलिए पूछा था बिकॉज लोगों को लगता है ना कि आईआईटी वाला आईएम वाला ब्रांड बनाएगा, बड़ा आदमी ब्रांड बनाएगा, तो एक छोटा व्यक्ति छोटे शहर से नॉर्मल एजुकेशन लेके भी बड़े बड़े ब्रांड बना सकता है। ये मैं इस मैसेज के द्वारा कहना चाहता था। अब सर फाइनली आप बिजनेस में कैसे आना हुआ आपका एंड हाउ वाज द डे वन? तो कई बार क्या है कि आप डेस्टिन्ड होते हैं राहुल जी, ठीक है। किसी बिजनेस में आने के लिए। कई बार क्या होता है कि किस्मत आपके कदम उधर ले जाती है जिधर वो आपको चलाना चाहती है। क्योंकि आपने बचपन से बात शुरू की, तो बचपन आदमी का तभी तक होता है जब तक उसके साथ, जब तक उस पर जिम्मेवारी नहीं है, जब तक उसके ऊपर पेरेंट्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे एक ही दोस्त थे, मेरे फादर, उनके साथ ही मैं अपना सबसे ज़्यादा वक्त निकालता था। और सभी बच्चों की तरह मेरे भी सबसे बड़े हीरो वही थे, मेरे मेंटोर वही थे, मेरे गाइड वही थे, उन्हीं से सीखते थे। और वो डिज़र्व भी करते थे क्योंकि वो इतने प्रूडेंट और इतने क्लियर थे। बट आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज ओनली 23, आई वाज अनमैरिड। उसके बाद मुझे लगा कि एक बार तो आपके लिए आपकी दुनिया देखिए पूरी शैटर हो जाती है। आप जिंदगी में आपको कोई वजह नहीं मिलती, आपको लगता है कि अब अगला दिन कैसे शुरू करें, क्या करें। बट वक्त के साथ साथ धीरे धीरे हर एक को आगे बढ़ना है, हर एक को आगे चलना है। तो मेरे फादर साहब एक क्लिनिक चलाते थे अंडर द नेम ऑफ जुनेजा क्लिनिक। ही वाज ए GMS डॉक्टर। तो कोई और रास्ता था ही नहीं। उनके क्लिनिक अप्रैल 99 में उनको हमने खोया और अगस्त 99 तक में कुछ नहीं किया। बट अगस्त 99 में आई बोरोड सम मनी फ्रॉम माय मॉम। और उन पैसों से, वो पैसे सिर्फ दुकान का शटर उठाने के पैसे थे कि अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा जो बकाया होगा, या कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी, कुछ मेडिसिन होंगी जो लानी होंगी। बट उससे पहले मैंने एक मॉडल बनाया। मैंने एक डॉक्टर हैं जो अंबाला में ही थे, डॉक्टर अजय। तो डॉक्टर अजय चौधरी को मैंने हायर किया और उनके साथ एक मैंने मॉडल सेट किया कि इस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब कोई किसी तरह की कोई ज़मीन जायदाद, कोई ऐसा फाइनेंस कैश नहीं था। हमारे पास थी उनकी गुडविल, उनकी पेशेंट लिस्ट, जो कि उन्हीं से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे। तो वही हमारे पास सबसे बड़ी बात थी। तो डॉक्टर अजय क्योंकि अंबाला से थे तो वो समझते थे कि मेरे फादर का जो नाम है, तो उन्हें मैंने बोला कि आप यहाँ बैठिए और सारी चीज़ें जो वो टेकन केयर होंगी मेरे द्वारा। आप 40% आपको जो भी होगा इसका प्रॉफिटेबिलिटी का 40% आपको हम शेयर करेंगे। तो ऐसे बड़े बेबी स्टेप, बेबी एफर्ट्स, जहाँ आपको खुद कुछ पता नहीं, वहाँ से शुरुआत की। पहला दिन आपने बोला कैसा रहा? वैसे ये सवाल कभी किसी ने पूछा नहीं और कभी सोचा भी नहीं। पहला दिन, क्योंकि उस क्लिनिक पे जब आप जाके बैठते हैं जहाँ आपके फादर बैठे हैं, और एकदम से पहला दिन तो बड़ा उदासी वाला रहा, बड़ा मुश्किल वाला रहा, ऐसा ही। तो सर एक और चीज़ है, और ये इस क्वेश्चन में मेरे बाकी लोगों के भी आंसर्स हैं। आपने वो क्लिनिक स्टार्ट किया, इवेंचुअली मैं उसकी जर्नी पे डिटेल में बाद में जाएंगे। आपने धीरे धीरे उन क्लिनिक को, एक क्लिनिक से 18 क्लिनिक किया। मेरे को इस सवाल, आपने कैसे किया वो तो एक क्वेश्चन है ही, वो तो आप आंसर दीजिएगा। क्यों किया, मेरा सवाल बड़ा है क्यों। 90% MSME जो बिजनेसमैन हम आसपास देखते हैं, अगर उनकी एक दुकान, एक ऑफिस, एक फैक्ट्री चल जाए तो वो जीवन भर वही करते हैं और उनकी 2-3 पीढ़ियां उसी पे लगी रहती है। वो एक दुकान से 2 दुकान पे भी नहीं जाते, कहते बहुत है, चल तो रहा है, दाल रोटी है तो सही। पर उस मोमेंट पे एक चीज थी, चल रही थी, आप 1 से 2 गए, 2 से फिर गए और 18 तक उसको फैला दिया। तो ये जो है ना स्केलिंग माइंडसेट या एक्सपेंशन माइंडसेट, ये उस तो में क्या माइंडसेट था और कैसे किया? राहुल जी देखिए, आदमी ऑब्जर्व करते हुए सीखता है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज और गैदर करता है। एक क्लिनिक जो हमने स्टार्ट किया जब डॉक्टर अजय के साथ, और जब उनसे मेरी डिस्कशन होती थी, तो इवेंचुअली वी फाउंड कि जो पेशेंट्स हैं वो तो आ ही रहे, नए पेशेंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन था, उसका प्रचार था, लोगों तक सूचना पहुंचाने का तरीका था, वो ज़्यादा बेहतर था। और क्योंकि जब मेरे फादर प्रैक्टिस करते थे तो मैं उनके साथ जाता था, मैंने देखा था कैसे पेशेंट्स, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स थे। बट हमें लगा कि जो वो 30 दिन में जितना वो अर्न करने थे उतना तो हम 5-6 दिन में हम अचीव कर रहे हैं। और हमारे पास अभी एक तो जैसे डॉक्टर अजय के साथ मैंने क्लिनिक सेट कर दिया, तो देन आई थॉट कि अब इसे एक कंपनी बना के, तो जुनेजा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई गई और उसमें फिर 5 to 6 डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हायर किए।
और उनके साथ, क्योंकि आपको एक फार्मूला मिल गया, अब आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, मॉडल आपके पास रेडी है। तो इतनी कॉमन सेंस मुझे थी, तो सभी को एक एक, जैसे किसी को हमने हरियाणा दिया, किसी को पंजाब दिया, किसी को राजस्थान दिया, किसी को हिमाचल दिया, तो वो सभी जगह से हमारे क्लिनिक जो हैं वो चले, सक्सेसफुल हुए और अच्छा अनुभव, अच्छी जर्नी। तो सर एक चीज बताओ, जो इसमें सवाल था मेरा, ये पहला क्वेश्चन है कैसे किया, सेकंड जो इसमें धार्मिक आम आदमी कहता है एक ही बहुत है, आपने कहा नहीं आने दो, वो जो एक्सपेंशन और स्केलिंग का माइंडसेट था, वो क्या माइंडसेट था? क्योंकि आपके माइंडसेट से ये लोग जो सुन रहे हैं, एक दुकान एक ऑफिस लेके चले ये बोलेंगे यार हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? एक आदमी को एक पे दाल रोटी चल तो रही है। नहीं, मुझे लगता है कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी से पूरा न्याय करना चाहिए। अगर आपके पास मुझे लगता है कि हर कोई करता भी है, अगर आपके पास एक चीज़ है जो कि सफल है, सक्सेसफुल, एक मॉडल बना हुआ है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपके एसओपीज रेडी हैं, आपने उन एसओपीज को सिर्फ आगे एक पन्ना पलटने जितनी उसमें आपकी मेहनत है, ज़्यादा मेहनत है नहीं। तो स्केलेबल बिजनेस है तो स्केल करना ही चाहिए, ये आदमी का पहला कर्मा है और हर एंटरप्रेन्योर का पहला कर्मा है। रिस्क रिवार्ड रेशियो में आपका रिस्क कम है, रिवार्ड ज़्यादा है, आपने किया हुआ है, आपको आता है। और दूसरी बात कि आपको खुद भी अच्छा लगता है, जब आप सेंस ऑफ अचीवमेंट को फील करते हैं, आपको खुद को अच्छा लगता है, आप खुद अपनी नज़र में बड़े होते हैं, आपको लगता है कि यस मैं कुछ डिजर्व करता हूँ, कुछ करता हूँ। सर अभी आपका क्लिनिक बढ़िया चल रहा है, उसमें पेशेंट्स आ रहे हैं, आप उनको सर्व कर रहे हैं, देन यू डिसाइडेड कि नहीं यार एक खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे, और वो आपका फर्स्ट बेबी था केश किंग। तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने का आइडिया कहाँ से आया कि लॉन्च करके अब दुकान तक पहुंचाते हैं और खुद का ब्रांड बनाते हैं? देखिए, प्रोडक्ट तब लॉन्च होंगे जब पहले क्लिनिक आपके शट होंगे। ठीक है। तो इसको दो तरह से मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। जो क्लिनिक हम रन कर रहे थे उसमें बेसिकली आई वाज नॉट, मेरे को उसमें इनर हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी। मुझे लगता था कि ये चीज़ ना कमर्शलाइज ज़्यादा हैं और कुछ कंट्रोल्स उतने स्ट्रिंजेंट नहीं हो पा रहे थे जितने, फैला तो दिया बट उतने कंट्रोल स्ट्रिंजेंट नहीं हो पा रहे जितने मैं चाहता हूँ। दूसरा, एक चीज़ सामने में आ रही है, सामने में आपको समझ में आ रही है कि हमारी मेडिसिन जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से काम करती हैं, पूरी तरह रिजल्ट ओरिएंटेड है, लोगों की ज़रूरत है, और ऐसे कितनी जगह पहुँचेंगे आप, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, काम करके अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा यह कि मैं, बहुत बड़े बड़े गोल थे नहीं, एक छोटा सा गोल था कि जब मेरे पास ये एक एक्स मनी आ जाएगा तो मुझे लगेगा कि मेरी लाइफ जो है सिक्योर है, सेट है। तो अब लोग क्या करते हैं, अपना गोल पोस्ट चेंज करते हैं, तो मैंने अपना गोल पोस्ट चेंज नहीं किया। 17 अक्टूबर 2003 आई वाज सिटिंग इन पानीपत, तो जब मैंने वो कैलकुलेट किया तो मैंने कहा अरे ये तो नंबर अचीव हो गया यार। तो उस दिन मैंने सोचा कि नहीं, अब ये नहीं, कुछ और करेंगे। बड़ा कॉल था, मुश्किल कॉल थी, बट घर से भरोसा मिला, लगा। थोड़ा इसमें गलती ये थी कि होना ये चाहिए था कि पहले दूसरा पैर जमा लेना चाहिए था, फिर पिछला उठाना चाहिए था, बट आई वाज लकी वन कि मैंने पिछला ड्रॉप किया, अगला अभी जमाया नहीं, बट मुझे उसमें भी सक्सेस मिली, वो मैं लकी रहा। बट ये तरीका नहीं है, तरीका ये होना चाहिए कि पहले आप अगला पैर जमाइए। सर अभी आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब आपने प्रोडक्ट बना भी लिया, इनफैक्ट टेस्ट भी कर लिया, आपको पता है कि यार मेरा प्रोडक्ट काम करता है, इतने रिजल्ट्स हैं, लेकिन अब प्रोडक्ट बना के अब उसको दुकान में जाएगा तभी तो लोगों तक पहुंचेगा। तो दुकानों के पास दूसरे प्रोडक्ट जो सालों से कंपनियां ले रहे हैं वो है ही, तो आपने एक नया प्रोडक्ट दुकान पे आदमी रखे, उसके लिए कैसे कन्विंस किया उनको, ट्रेड को? देखिए, ट्रेड तो बिल्कुल नया था, घर में कोई ऐसा बिजनेस का माहौल तो है नहीं, तो मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि ये मेडिसिन है और इस मेडिसिन में रिजल्ट्स हैं, ये जाके हम मेडिकल स्टोर पे देंगे, मेरी इतनी कॉस्टिंग है, मैं उस पर अपना 10-20% मार्जिन रखूंगा, इतनी कम कॉस्ट में इतना बड़ा एमआरपी है तो रिटेलर तो ले लेगा। तो 1 ग्राम नॉलेज थी मेरे पास, उस 1 ग्राम नॉलेज के साथ मैं मार्केट में पहुंच गया। तो वहाँ से पता चला कि ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं ये तो प्रेस्क्रिप्शन वाले प्रोडक्ट हैं, इसको डॉक्टर स्लिप लिखेगा, पर्ची लिखेगा, प्रेस्क्राइब करेगा तो ये कोई आपका पेशेंट इसे परचेज करेगा। ये ऐसे नहीं है कि जाके आप इसे कोई केमिस्ट किसी को दे पाए। केमिस्ट जिन प्रोडक्ट को ट्रेड पुश करता है वो अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको पुश कर सकता है, बट ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो पुश वाले नहीं है। पर ये कि बाजार सिखाता है, बाजार आदमी जैसे जैसे घिसता जाता है वैसे वैसे सीखता जाता है। अच्छे लोग मिले और कुछ लोगों ने बिठाया, समझाया, बताया। मैं बहुत यंग था, कुछ लोगों ज़माने में बहुत अच्छे लोग भी, उन्होंने बिठाया, चाय भी पूछी, पानी भी पूछा, समझाया भी कहाँ गलती कर रहे हो, तो धीरे धीरे सीखते गए। तो फाइनली क्या स्ट्रेटजी रही कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट आपका हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट की बात थी। अब अपना केश किंग जब आया, फॉर एग्जांपल केश किंग अपना द हीरो प्रोडक्ट, जो ना फर्स्ट बेबी वही हुआ केश किंग, या ठीक है। तो वो जो हुआ, अब वो बन गया, उसको कैसे रखने के लिए कन्विंस किया? उसमें कुछ
स्ट्रेटजी? कैश किंग तक तो देखिए अभी वो बेबी स्टेप्स करके अभी तुम थोड़ा थोड़ा चलना सीख चुके हैं। जब ठीक कैश है। किंग आया तो 2008 में हम लोगों ने हिमाचल में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ SBS बायोटेक। तो वहाँ पे जब हमने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की तब हम बहुत बड़े तो नहीं थे, बट इतना भी नहीं था कि बाजार का पता नहीं था। एक चीज़ समझ में आ गई थी कि बाजार को कैसा प्रोडक्ट चाहिए। और कैश किंग के आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मार्केट में ये गट फीलिंग थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि मैं रिटेल टू रिटेल खुद गया। मैंने कम से कम 3,000 to 5,000 रिटेलर से तो बात की, और क्योंकि प्रैक्टिस जब थी पेशेंट्स आते थे तो उनकी भी साइकी पता थी कि क्या साइकोलॉजी है, उन्हें क्या चाहिए। तो ये समझ में आया कि हेयर हेल्थ में कोई पोजीशन ब्रांड नहीं है। आज भी जब भी कोई जाके मेडिकल स्टोर पे ये बोलता है कि भैया मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे कोई प्रोडक्ट दो, तो वो उन्हें वही क्लासिकल महाभृंगराज या कुछ ऐसे प्रोडक्ट देता है, बट कोई भी ऐसा नाम नहीं है उसमें प्रोडक्ट है, ब्रांड नहीं है। तो वहां पे समझ में आया कि यहाँ पे एक ब्रांड का गैप है, हेयर हेल्थ सोल्यूशन, हेयर हेल्थ में एक ब्रांड का गैप है। तो वहां से फिर एक दिमाग में कुकअप होने लगा कि नहीं, एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, एक ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसे लोग मांगे, क्योंकि हेयर फॉल इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और इसमें TG भी आपका बहुत बड़ा है। तो उसमें जो सोचा वो जितना सोचा, खैर उससे तो बहुत ही बड़ा निकला। वो इतनी जल्दी से पिक हुआ, इतना तो हमने सोचा ही नहीं। बट सर उसकी इनिशियल मार्केटिंग कैसे रही? क्योंकि उस समय तो बड़ी बड़ी MNCs कंपनीज हैं, उनके भी हेयर वाले प्रोडक्ट हैं, आप भी अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो जनता को कैसे आपने बताया कि यार ये कैश किंग करके नई चीज है, आओ उसको ट्राई करो? आपके पुराने पेशेंट से वो तो लेंगे, पर जो नई TG नए जनरल वाले हैं वो कैसे पहुंचे इस तक? वो कहते हैं राहुल जी, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। ठीक है। तो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। आपने एक प्रोडक्ट को बना लिया जिसको आप ब्रांड बनाना चाहते हो, एक नाम सोच लिया आपने 4 शहरों में से चला लिया, देख लिया, समझ आ गया, प्रोडक्ट का समझ में आ गया कि एक्सेप्ट हो रहा है, पेशेंट कंज्यूमर जो है आपका, मैं कंज्यूमर बोलूँगा, कंज्यूमर उसको पसंद कर रहा है, उसके भी कुछ फीडबैक्स आपने ले लिए, समझ आ गया। अब उसके बाद ये है कि अब आपको लोगों तक सूचना पहुंचानी है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके माध्यम क्या थे? उस टाइम नहीं था ये आपका इंस्टा, फेसबुक और अमेजन, ये चीज़ें नहीं थी। उस टाइम माध्यम थे, आप अखबार में एक इश्तिहार दे सकते हैं, आप छोटा पॉम्फलेट बंटवा सकते हैं, आप कोई दुकान के बाहर बोर्ड लगवा सकते हैं, और कई तरह की वॉल पेंटिंग और कई इस तरह के आपके पास माध्यम थे जो बताते थे। बट इसमें हमें क्या है, इसमें हमें चाहिए था रैशनल एड, एडुकेटिव एड, जो कंज्यूमर को बताए कि प्रोडक्ट काम कैसे करेगा, ये प्रोडक्ट कैसे अलग है बाकी प्रोडक्ट से जो मार्केट में जिसे आप खरीद रहे हो, और हेयर हेल्थ में क्या चीज़ें हैं, जहाँ क्या क्या इसको कौन सी चीज़ें जो बैकअप करती हैं। देखिए, जब किसी से बात की जाती थी तो लोग कहते थे कि इसका मेजर TG जो है वो विमेन है, आपको ऐसी मैगजीन में, ऐसी GC में आपको कैंपेन देने चाहिए जहाँ पर विमेन आपको वो करे। बट वो इतने एक्सपेंसिव और इतने महंगे थे कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। तो छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे मान लीजिए कोई एक शहर है तो शहर में पुल आउट्स आते हैं, तो किसी 8 शहरों में काम शुरू किया गया। देखिए, लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत है, अखबार तो उस टाइम, अब चाहे कम पढ़ता, पर उस टाइम अखबार तो दिन में पढ़ता ही था, अखबार तो हर घर में आती ही थी, और वहाँ से शुरू। तो बेसिकली हम लोगों ने इसको प्रिंट मीडियम से हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया। वहाँ जब हमारे ट्रायल बेटर होते गए, हमारा एरिया बड़ा होता गया, हम हरियाणा से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से यूपी, यूपी से गुजरात, बंगाल, जब उत्तराखंड, जब हम आगे पहुंचते गए तो फिर हम नेशनल टेलीविजन पे भी गए। सर जब शुरुआत में आप ये काम कर रहे थे, जब दुकानों पे जा रहे थे, तब कितने जनों की टीम थी? आप अकेले ही थे, आप और आपका स्कूटर, और कितने लोग थे शुरुआत में? क्योंकि मुझे याद है आपका स्कूटर से जाते थे आपने कहा। नहीं, बिल्कुल शुरुआती दौर में तो देखिए मैं और मेरा स्कूटर यही था। यही थे मार्केटिंग टूल। बट वो समझ लीजिए कि वो हमारा लर्निंग था। वो एक एंट्री फी थी किसी बिजनेस में आने की, और अगर वो ना होता तो आगे की चीज़ें ना होती। बट धीरे धीरे टीम बनी। आप ये समझ लीजिए 2008-2010 तक हम स्किल्ड लोगों की बात करूंगा कि जो ऑफिस में बैठते हैं आपके 15-20-15 लोग थे जो 2010 में थे। 15 तक आते होते ये ज़्यादा नहीं, 50-60 इस नंबर तक पहुंचे। बहुत ज़्यादा लोगों का टीम नहीं था, बट जो लोग थे वो सब कंट्रीब्यूट करते थे। सर आपकी कैश किंग था ब्लॉकबस्टर सक्सेस, मतलब वो उसके जो शुरुआती 4-5 साल के फिगर थे, लगभग हर साल टर्नओवर डबल ट्रिपल वैसे जा रहा था। तो ये जो इतनी सुपर सक्सेस थी, आपको उसका क्या टॉप रीजंस क्या लगते हैं कि यार इन 3 कारणों की वजह से ये हिट हो गया? 3 बड़े बड़े कारण देखिए। सबसे पहला तो राहुल जी है कि वो गैप में था। ठीक है। दूसरा ज़रूरत,
ठीक है। मार्केट को ज़रूरत थी उस प्रोडक्ट की, मार्केट में वो प्रोडक्ट था नहीं। अगला यह है कि हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल सीधा था, हम सीधी बात करते थे, हम उसे इम्प्रेस नहीं करते थे अपने डिज़ाइन से, अपने किसी स्टाइल से, हम सीधी बात करते थे। कैंपेन तक किसे प्राथमिकता देंगे आप, बालों के स्वास्थ्य को या फैशन को? सीधी बात की है। टेस्टिमोनियल्स देते थे हम लोग। टेस्टिमोनियल्स में ये है कि जैसे हमारे पास लेटर्स आती थी कि इससे मेरा हेयर फॉल कम हुआ, इससे मेरे बाल इतने लंबे हुए, तो हम उनसे परमिशन लेते थे कि क्या ये हम अखबार में डाल दें। इससे वो कंज्यूमर भी खुद भी हैप्पी होता था कि चलो मेरी फोटो अखबार में आ रही है, तो कुछ टेस्टिमोनियल्स में हम डालते। तो हमने बिल्कुल अलग तरह से, अलग मीडियम से हम लोगों ने अपने आप को पोजिशन किया। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम जो गांव और मोहल्ला और जो छोटा शहर है, हम उससे रिलेट कर पाए, उससे अपनी बात कह पाए, उसे हमारी बात समझ में आ पाई। सर फाइनली फिर केश किंग की का डील हुई थी, इमामी से आपकी डील हुई थी अपने, और उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट डील थी, $262 मिलियन की लगभग डील थी। और ये पूरी प्रोसेस कैसे घटी, मतलब आप उन तक पहुंचे, वो आप तक पहुंचे, और फाइनली जो डिसीजन था कि चलो इसको अब अपन सेल करते हैं, ये क्या डिसीजन कैसे लिया? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं था कि कोई बिजनेस भी लिक्विडाइज होते हैं। मुझे तो ऐसा पता ही नहीं था। पावर ऑफ इग्नोरेंस। द पावर ऑफ इग्नोरेंस। देखिए, कहते हैं कि जब सूरज निकलता है तो दुनिया को बताना नहीं पड़ता। केश किंग काफ़ी बड़ा हो गया था। 2012 तक हम लोग 100 करोड़ एबिटा पे थे, और तब काफ़ी एमएनसी, काफ़ी आप बड़े प्राइवेट फंड्स के इंटरेस्ट आने लगे, कई बड़ी एजेंसीज आने लगी, कनेक्ट करने लगी, वो हमें एडुकेट करने लगी। बात है कि मैं सुनता था, हर की बात सुनता था, समझने की कोशिश करता था। तो उन्हीं से सुनते हुए, उन्हीं से समझते हुए, और अपने आप को देखते हुए कि आज ये ब्रांड यहाँ पर पहुंचा है, इसे कितना स्केल किया जा सकता है, कितना बड़ा किया जा सकता है, विदाउट एनी डेटा, विद द गट फीलिंग ओनली, कि कितना बड़ा किया जा सकता है और अब आगे कैसे जाऊंगा, मैं आगे बढ़ने के मेरे पास क्या क्या तरीके हैं। तो फिर मुझे लगा कि शायद मेरा नेक जो है, मेरा नेक ब्रांड बनाना है। मैं 0 to 100 तक मेरे लिए इजी है, 100 to 1000 मेरे लिए इजी नहीं है, बट 100 to 1000 दूसरों के लिए बड़ा इजी है। तो मुझे लगा जिसका काम उसी को साझे, जिसको जो काम आता है वो वही कर ले। और सर एक चीज है, आप पता नहीं आपने नोट किया नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। आपने वो जो चालू किया था ना, वो आपने ट्रेंड चालू कर दिया, और उसके बाद से मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी डीलें हुई है। मैं आपको बता दूं, 4-5 से तो मैंने पॉडकास्ट किया, इसलिए बता रहा हूँ आपको। मैं डेटा से बताता हूँ आपको। आपने ये सबसे पहले ट्रेंड चालू किया, आपका डील हुई। उस डील के बाद डॉक्टर वैद्या, अर्जुन वैद्या है, उनसे मैंने पॉडकास्ट किया था। उन्होंने अपना ब्रांड था डॉक्टर वैद्या, आरपीएसजी ग्रुप को भेजा 100 करोड़ में। फिर योगा बार करके ब्रांड था, आईटीसी को बिका, वो भी 100-200 करोड़ में। बेलाविटा आकाश जी, उन्होंने अपना ब्रांड बेचा। मिनिमलिस्ट अभी एचयूएल की 3000 करोड़ की डील हुई। इनोवेट करके रितेश मलिक का था, उन्होंने ओयो को बेचा। मतलब आपकी डील के बाद से लाइन लग गई थी इस प्रकार की डील्स की। तो अगर आप ये कहें कि भाई वो जो दौर आया था उसकी शुरुआत अगर आपने की थी, तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। और लोगों ने, अच्छा मैंने, सर मैं आपको इसलिए अनुभव से बोल रहा हूँ, ये 5 से मैंने पॉडकास्ट किया है, और 5 से मैंने सवाल पूछा कि ब्रांड अच्छा है, आपको पसंद है, बिक रहा है, प्रॉफिटेबल है, बेचा क्यों? और आंसर वही है जो आपने ट्रेंड सेट किया कि भाई मेरा काम बनाने था, मैंने बना दिया, अब स्केल तो यार वही कर सकते हैं, तो उनको मैंने दे दिया। तो ये ट्रेंड आपने स्टार्ट किया है, लेट मी टेल यू दिस थिंग। अब सर इसमें एक चीज है, इस ट्रेंड में एक सवाल है कि ये ट्रेंड कितना आपको प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि अब आज की डेट में जो यूथ सुन भी रहा है ना, उसके दिमाग में सेट है कि कोई चीज बनानी है, 200-250-300 करोड़ तक पहुंचानी है, बड़े ब्रांड को बेच के निकलनी है, दूसरे पे ध्यान देना है। तो ये सही ट्रेंड है, या फिर बंदे को फोकस करना चाहिए, एक प्रोडक्ट पकड़ के मैं कहीं लेके जाऊं? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन राहुल जी। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारा डिज़ायर ये नहीं होना चाहिए कि ब्रांड बनाना और बेच देना है। इस सोच के साथ कभी किसी ब्रांड की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को मोहब्बत नहीं करते दिल से, तो आप किसी के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, ना खुद के साथ, ना जिसको दे रहे हैं उसके साथ, ना अपने कंज्यूमर के साथ। तो मुझे ये लगता है कि आपकी सोच ये होनी चाहिए कि एक हमने ब्रांड खड़ा किया है, अब मेरे से ज़्यादा योग्य व्यक्ति को उसे दिया जाए, मेरे से एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए जो मेरे से बेहतर इसे चला सकता है। ब्रांड की फिटमेंट है, मेरी फिटमेंट नहीं है। सबसे पहले ब्रांड की फिटमेंट है। ऐसे जिंदगी में ऐसे मौके, ऐसा नहीं कि हेयर कट आपने रोज ले लिया, जिंदगी में ऐसे मौके जो हैं वो आपको इक्का दुक्का ही मिलते हैं। तो जो कंज्यूमर आपके पास आ रहा है, आपको उनके प्रति एक दायित्व है,
और जिसको आप दे रहे हैं आपका उनके प्रति भी एक दायित्व है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सोच और अच्छी नीयत के साथ काम शुरू होना चाहिए। और राइट एंटरप्रेन्योर वो है जो राइट टाइम पे एग्जिट करता है, बट वो राइट टाइम ब्रांड के लिए बेहतर क्या है वो होना चाहिए, मेरे लिए बेहतर क्या है। क्योंकि अगर आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी, बट ऑब्वियसली आप भी उसको जिंदगी में आगे लेके जाएंगे, पैसा कमाएंगे, बट सिर्फ पैसा एक ध्येय नहीं है। थोड़ा ज्यादा अगर मान लो ईमानदारी से सोचा जाए तो खुशी ज्यादा होगी। ब्रिलियंट आंसर, ब्रिलियंट। मतलब मैंने गूगली फेंकी थी कि आपने सिक्सर मारा, लेकिन सर इसके बाद एक ब्रांड हुआ, आप रुके नहीं, आपने फिर ब्रांड पे ब्रांड चालू किए। तो एक ब्रांड पे और डिस्कशन करते हैं। दो बड़े, आपने 5-7 ब्रांड डिस्कस किए, दो पे डिस्कशन करते हैं। एक आपने ब्रांड लॉन्च किया पेट सफा। तो एक आप इस कैटेगरी क्यों चूज किया आपने इसमें एंटर आने की? क्योंकि एकदम बाल एक अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। तो यहाँ पे कैसे एंटर हुए, क्या थॉट था इसके पीछे? देखिए, पोस्ट केशिंग वही कि फिर आपको अपने नेक के साथ जस्टिस करना है, मैंने यहीं से बात शुरू की थी। तो दोबारा देखा, नया दिन, नई शुरुआत, नए अध्याय। और अब तो आप पहले से थोड़े सिक्योर भी हैं, आपको लगता है कम से कम आर्थिक मोक्ष तो मुझे मिला हुआ है। और बेहतर क्या किया जा सकता है कि वही क्लिनिक वाली बात की, अब कॉपी पेस्ट एक चीज़ हमें आती है, एक इल्म हमें आता है, अब इसको आगे कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्लोजली ऑब्जर्व किया, देखा कि लेग्जेटिव कैटेगरी जो है वो थोड़ी ड्राई है, उसमें कोई बड़ा प्लेयर अभी नहीं है। और जो लीडर है उसमें कुछ कंप्लेंट्स हैं, जैसे उसका कंज्यूमर कहता है कि ये मेरे मुंह में चूरन चिपक जाता है। लेग्जेटिव जो रात को आप लेता है थोड़ा मुंह में चिपक जाता है। कोई कंज्यूमर कहता है इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तीसरा, कोई मार्केट में और कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं है कि उनका चॉइस नहीं है। तो अगर नंबर 1 है तो नंबर 2 नंबर 3 भी तो होगा ना। और नंबर 1 और नंबर 2 में अगर इतना बड़ा फासला है तो उस फासले को कम करने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। तो वहां से देखा कि ये जर्नी आसान है और ये स्केलेबल कैटेगरी है, ये हर आने वाले टाइम में बढ़ेगी और बढ़ती ही रहेगी। एक बार प्रोडक्ट अपना रिजल्ट बता दे लोगों को, एक बार प्रोडक्ट अपना पूरा परफॉर्म करके दिखा दे मार्केट को, कंज्यूमर को, तो उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो पायलट पे जाने वाला काम है, ये अपने आप चलता रहेगा। क्योंकि फास्ट फूड का ज़माना है, खाने का लोगों का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं। लेग्जेटिव हर एक को चाहिए और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो फिर वहीं से इसको स्टार्ट किया। और सबसे पहले तो कंज्यूमर को वही बताया कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट है मुंह में चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं करता मुंह में। दूसरा बताया कि ये प्रोडक्ट का टेस्ट जो है ये भी अच्छा है, हम ग्रेन्यूल्स दे रहे हैं, हम आपको चूरन बना के नहीं दे रहे। और बात सच थी, लोगों को समझ में आई, सुनाई दी, लोगों ने खरीदा। और 3-4 महीने में प्रोडक्ट ऐसा था हम सप्लाई नहीं दे पा रहे। अच्छा, सप्लाई नहीं दे पा रहे, इतना चला रहे। हाँ सर ये अच्छा, इसमें एक नाम बड़ा है इसका, यूनिपेट सफा। तो ये नाम कैसे फाइनल किया? और जो इसकी पूरी येलो एक थीम डिसाइड कर रखी है, वो मतलब आपकी स्पेशलाइजेशन है। मैं आगे ऑर्थो में भी यही सवाल है मेरा कि नाम कैसे डिसाइड किया और ये थीम कैसे डिसाइड की, इसके पीछे क्या थॉट था? देखिए, नाम मुझे लगता है कि नाम जो है सेल्फ एक्सप्लेनरी होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए रिटेल में या जनरल स्टोर की शेल्फ में आपका डब्बा पड़ा है, तो कंज्यूमर को देख के नाम पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या काम करता है। तो एक सेल्फ एक्सप्लेनरी होना चाहिए। बार बार उसके दिमाग पे जोर ना डालो, सोचे अच्छा जी ये देखा जी अदे काम आंदा है। तो मुझे लगता है कि नाम, और दूसरा नाम ना कोई टंग ट्विस्टर नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए, रिकॉल करने में आसानी हो, याद आ जाए। तो पेट सफा ये नाम मैंने खुद ही सोचा था। और हालांकि हमारी आदत है कि हम जब भी कोई नया नाम रखते हैं ना, हम पूरे ऑफिस में सबको बोलते हैं और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, रिलेटिव, सबको बोलते हैं कि ये इस कैटेगरी के लिए एक नाम बताओ। तो अभी तक थे नहीं ना ये AI इंजन और ये सब चीज़ें, तो वो 400-500 फैमिली था, तो 400-500 नाम आए। तो उसमें देखेंगे, बट ये पेट सफा नाम जो है वो मेरे ही मन में आया था। बट साथ साथ एक मन में एक परेशानी भी थी कि ये नाम से मैं ना मासी तो हो जाऊंगा, क्लासी नहीं हो पाऊंगा। निश में ये प्रोडक्ट पेट सफा, कोई भी कंज्यूमर प्राउडली शायद ना रखे पेट सफा, उसके लिए थोड़ा सा नाम स्टाइलिस्ट होना चाहिए। बट मैं पेट सफा नाम मुझे इतना कैची लगा, मैं इसे मिस भी नहीं करना चाहता था। तो उसको जब अच्छी तरह से कंपैरिजन, मैंने कहा पहले एंटर कर लें, घुस जाएं, उसके बाद देखेंगे। तो पेट सफा नाम से आने का फैसला किया। और ये तो रही नाम की बात। दूसरा आपने बोला पैकिंग। देखिए, हर कलर की एक स्टोरी होती है। येलो कलर जो है, ये सबसे पहली बात, ये एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी का सिंबल तो है ही, ये सुबह का सिंबल है।
येलो कलर, लालिमा। येलो कलर जो है ये प्रोडक्ट की आउटकम से रिलेट भी करता है। येलो कलर जो है ये प्रिकी है, केमिस्ट की अगर शेल्फ पे पड़ा हुआ तो एकदम से 10 चीज़ों के बीच में दिखेगा आपको, आप इसको मिस नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चुभेगा आंख में। तो जिस टीजी को मैंने बेचना है उसमें मुझे ऐसा ही पैकेजिंग चाहिए था, और उसका लोगो भी कुछ ऐसा डिजाइन किया कि उसको कमट पड़ा हुआ है, तो सर, अच्छा रहा एक्सपेरिमेंट। अरे सर गजब, इस पे केस स्टडी हो रही है, लोग इसको केस स्टडी कर रहे हैं, आप अच्छा की बात कर रहे हो। इसमें सर एक और चीज है, राजू श्रीवास्तव जी को आपने शुरुआत में चुना था इस ऐड के लिए, वो एक्सपीरियंस क्या, मतलब वो एक, क्योंकि एक आगे मेरा क्वेश्चन है लेकिन अभी चलो आ गया है तो पूछ लेता हूँ। आपने लगभग हर ब्रांड में सेलिब्रिटीज काम में लिए, जैसे उधर आपने केश किंग में जूही चावला जी थी, पेट सफा में राजू जी आए, और डॉक्टर ऑर्थो में अपने पहले जावेद अख्तर जी थे, अभी जय देवगन थे। हर बार सेलिब्रिटी यूज करते हैं, तो सेलिब्रिटी यूज करने का साइंस क्या है कि यार इसके लिए ये ठीक रहेगा, उसका क्या साइंस है? सो 2 क्वेश्चन है आपके राहुल जी। पहला ये कि राजू जी को कैसे लिया, और दूसरा ये कि सेलिब्रिटी का क्या महत्व है किसी ब्रांड के लिए। राजू जी की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और राजू साहब, मैं उन्हें एक बार इंडिया टुडे के किसी कॉन्क्लेव में मिला था, बातचीत हुई, अच्छे इंसान लगे, दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुए। पेट सफा मेरे मन में चल रहा है कि पेट सफा लॉन्च करना है, पेट सफा अभी पैक ही डिसाइड नहीं हुआ, पेट सफा लॉन्च करना है। दूसरा ये मन में हुआ कि इसको येलो कलर में लॉन्च करना है। डॉक्टर ऑर्थो का जावेद अख्तर जी वाला एड शूट होना था। अब क्या एड पे भी 20-25 लाख रुपया लग जाता है, तो मैंने उनको फ़ोन किया, राजू भैया को। मैं राजू भैया, मैंने एड शूट कर रहा हूँ इधर बॉम्बे में वर्सोवा बीच पे, तो आप एक काम कीजिए, वो आपने एक येलो कलर का कोट पहना हुआ था उस फंक्शन में, कहता मैं वो पहन के आ जाओ, इधर आ जाओ, अपना एड शूट करते हैं। राजू जी का माइंड में इसलिए आया क्योंकि इस प्रोडक्ट को मुझे एक कॉमिक रूट से लेके जाना था, एक कॉमेडियन के थ्रू लेके जाना था, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन जो है इस पे काफ़ी जोक्स बनते हैं, और सब्जेक्ट ऐसा है कि प्रॉब्लम सीरियस है पर लोग बड़े हल्के में लेते हैं। तो एक कॉमेडियन से क्या है कि रजिस्टर जल्दी होगा। तो उधर से राजू भैया को बोला, राजू भैया एक काम करो, वो वाला कोट पहन के आ जाओ। कहते ठीक है संजीव, मैं आ जाता हूँ। तो उसी शूट पे राजू भैया को 2-4 बार इधर चला के एक स्क्रिप्ट वहीं पे लिखी, उनको स्क्रिप्ट दी, उन्होंने पढ़ी, और सीधी काम की सीधी बात थी, उसमें कोई ऐसी बात थी नहीं। और वो पेट सफा तो हर रोक दफ़ा बड़ा पसंद आया लोगों को। तो ये राजू जी वाला तो ये रहा। हालांकि राजू जी का एक आखिरी दिनों में जब उनके जाने से 3-4 महीने पहले बात हुई, 22 सितंबर 22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका निधन हुआ। उससे 3-4 महीने पहले बात हुई। मैंने कहा राजू भैया, पेट सफा भी काफ़ी बड़ा हो गया है, अब इसमें काम करते हैं, आपके साथ ना एक बड़ा हीरो लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, कहते कि संजीव भैया देखिए, आप कोई भी बड़ा हीरो ले आइए, वैसे पेट सफा का हीरो तो मैं ही हूँ। और फिर साथ उन्होंने बोला, नहीं मैं इस तरह से नहीं कह रहा था, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पेट सफा को मुझसे कितना फ़ायदा मिला मैं नहीं कह सकता, बट मुझे पेट सफा से इतना फ़ायदा मिला है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग हमें वो पेट सफा वाला और ये वाली बात ज़रूर करते हैं। और आप कैसा भी कीजिए, बट आप मेरा रोल इसमें उतना ही रखिए। बट वो एड शूट ही नहीं हो पाया, और अनफॉर्चुनेटली उनका एक कार्डियक अरेस्ट से पास्ट अवे। बट राजू भैया के साथ डेस्टिन्ड था पेट सफा उनके साथ जुड़ना। और दूसरा आपने राहुल जी अपने क्वेश्चन किया कि सेलिब्रिटी, देखिए सेलिब्रिटी जो है वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता किसी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में और उसकी सेल्स को बढ़ाने में। अगर ऐसा होता तो हर सेलिब्रिटी के घर में एक ब्रांड होता। सेलिब्रिटी का सिर्फ एक यह कि वो अपने फेस को अपलिफ्ट करता है, लोगों को लगता है कि हाँ ये कंपनी बड़ी होगी। अगर मान लो इन्होंने अक्षय कुमार को लिया है, शाहरुख खान को लिया है, तो कंपनी बड़ी होगी जो इतना खर्चा कर रही है, बस इतना ही महत्व है, इससे बड़ा महत्व नहीं है। वो ब्रांड की पोजीशनिंग वाली ब्रांड की पोजीशनिंग की बात है। और दूसरा ये कि जो फिल्म आप बनाते हो या जो तस्वीरें आप देते हो, लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बट उसका एक नुकसान भी है कि वो 10 अगर 50 और प्रोडक्ट पे आएंगे, 50 और ब्रांड पे आएंगी, तो वो आप उससे भी कनेक्ट नहीं करवा पाएंगे। तो हर चीज़ के दोनों पहलू हैं। बट मुझे लगता है कि इतना बड़ा महत्व नहीं कि किसी अगर एंटरप्रेन्योर ने काम शुरू करना है और उसे लगता है कि मैं किसी सेलिब्रिटी को साइन कर लूं तो मेरा प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा, तो मैं कहता हूं कि मुश्किल है। प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए, सेलिब्रिटी सपोर्ट करेगा। हाँ, सेलिब्रिटी प्रोडक्ट बड़ा नहीं बनाएगा। आपका हीरो आपका हीरो आपका प्रोडक्ट है। मैं अमेज हो चुका हूं, उसको इसलिए पूछ रहा हूं, ये आपने ही सोचे नाम, और आपने ही सोची पैकिंग, और आपने ही लिखी स्क्रिप्ट,
बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पैकेजिंग के लिए एजेंसी होगी, नाम कोई एजेंसी रखती होगी, टैगलाइन कोई एजेंसी लगती होगी। अभी आपने कहा कि पेट सफा नाम आपने सोचा, थीम आपने सोची, उनको स्क्रिप्ट फटाफट आपने लिख के दी। तो ये जितने भी अभी बाकी ब्रांड्स हैं, आप खुद करते हैं, इनहाउस कर रहे हैं काम सर? राहुल भाई, मैंने एक्चुअली 2-3 बार कोई बड़ी बड़ी एजेंसीज हायर की, बट हमें शायद उनसे ना काम लेना आया नहीं, उनसे काम ले नहीं पाए, और कुछ उसमें वक्त ज़्यादा खराब हुआ, और वो बोलते हैं हिंदी में वर्ड है दिशा भ्रम, दिशा भ्रम ज़्यादा हुआ। और जो आपने बोला नाम की बात, नाम देखिए कि एक ना आपका एक एफर्ट है, हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी, जैसे अब आपका नाम राहुल है तो लोग कहते हैं राहुल, नाम तो सुना होगा, वो एकदम याद होगा। कोई चीज़ आपके साथ, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रोडक्ट की अगर बात करें, जैसे केश किंग की बात करें, तो ज़रूरी नहीं कि आपके मन में एक ही नाम आया, आपने 20 नाम किसी और से लिए, 20 नाम किसी और से लिए, इवेंचुअली 2-3 नाम आपके, 2-3 नाम उनके, उनमें से फिर आपने शॉर्ट लिस्ट किया, धीरे धीरे करते नैरो डाउन करते अब 3 पे आ गए। फिर उस 3 पे होता है कि मेरी जो टीजी है, जिन्होंने ये प्रोडक्ट लेना है, अब उनसे ओपिनियन लिया जाए, 50 लोगों से पूछा जाए कि कौन सा नाम अच्छा है, कौन सा लोगे, कौन सा याद रखोगे। तो इसका प्रोसीजर ये है। और डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफा, रूप मंत्रा, सच्ची से आपने रखे नाम, मैं तो इस बात को सोच के हो रहा हूँ कि आपने खुद ने रख दिए नाम, और टैगलाइन भी आपकी है, और थीम वीम भी वैसे, हाँ, अगर आप कॉम्प्लीमेंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सर, मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं, मैं एकदम अभी हतप्रभ हो रखा हूँ कि मैं, जैसे मैं भी आपसे वैसे पूछता कि यार सर आप कौन सी मार्केटिंग एजेंसी काम में लेते हैं, अब मुझे लग रहा है सर आप तो खुद ही मार्केटिंग एजेंसी का काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नहीं सर, हर एक के, राहुल जी, हर एक के काम करने का एक अलग तरीका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा तरीका बेहतर है, नहीं सर, रिजल्ट मैं मानता हूँ आपके तरीका बहुत बेहतर है, और लोगों को आपके तरीके से सीखना चाहिए, और सीख भी रहे हैं। ठीक है सर, पेट सफा की प्रोग्रेस अगर अभी आप शेयर करना चाहें कि अभी वो कितना बड़ा है, मतलब कितने स्टोर्स में अवेलेबल है, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल टर्नओवर शेयर करना चाहे, आपकी इच्छा है, लेकिन कितने स्टोर्स में अवेलेबल है, कितना बड़ा है, उस पर तो बात करें। पेट सफा काफी बड़ा है सर, इंडियन मार्केट के 60% मार्केट में वी आर लीडिंग। अच्छा, वो नंबर 1 को छोड़ दिया पीछे? मैं नंबर 1, देखिए कैटेगरी अब काफी बड़ी हो गई हमारे आने के बाद। वो जो पहले के प्रोडक्ट हैं, वो जो सेल्स करते थे, वो भी आज पहले से बेहतर और बड़े हुए हैं, और हमने भी अपनी जगह बनाई है, और हम कई जगह हम काफ़ी बड़े हुए हैं। तो कैटेगरी क्योंकि स्केलेबल थी, बड़ी होनी थी, तो हमने कैटेगरी साइज बड़ा किया है। और पेट सफा में अब क्या है, हम लोगों ने कुछ नया इनोवेशन लाए हैं पेट सफा में। अब एक तो हम पेट सफा टी लाए हैं, तो वो पेट सफा टी आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ 1 कप चाय पीनी है रात को, दैट लाइक ग्रीन टी, कि आपने कप चाय पी, और उससे आपका जो सुबह मॉर्निंग में यू विल फील फ्रेश। एंड सेकेंडली, इसमें अभी हम लोग लग्जेटिव ड्रॉप्स लाए हैं कि आपने सिर्फ 2 बूंदे दूध में, चाय में या पानी में पीनी है, जस्ट 2 ड्रॉप्स। तो देखिए, जैसे जैसे आप को ज़्यादा कंज्यूमर से आप बात करते हैं, क्योंकि लोगों को, हमने ये ऑब्जर्व किया कि लोगों को कोई भी मेडिसिन इनटेक करने में बड़ी तकलीफ है। उन्हें कहीं ना कहीं मन में लगता है कि मैं ना लूँ, मैं कोई अप्लाई करने वाली चीज़ें तो लगा लूँ, मैं खाने वाली चीज़ मत लूँ। चाय में दे आर वेरी हैप्पी, 2 बूंद अगर मान लीजिए किसी के लेने, तो दे आर ओके हैप्पी कि ठीक है, डिजिटल चीज़ मैं ले रहा हूँ। और तो धीरे अब ये हम लोग पेट सफा की कैटेगरी को काफ़ी एक्सटेंड कर रहे हैं। और जहाँ तक कि आपने टर्नओवर की बात, देखिए अब एकदम नंबर तो नहीं मैं रिवील करना चाहता, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2028 तक हमारा टारगेट है कि 250 करोड़ का साइज पेट सफा का होना चाहिए। डॉक्टर ऑर्थो पे आते हैं सर, एक आपके तीसरे ब्रांड पे, मतलब ब्रांड की मैराथन चल रही है, तो एक ब्रांड खत्म होता है, दूसरा चालू होता है। इसका आइडिया कैसे आया, और अगेन इसकी जो ब्लू थीम है, पूरी पैकेजिंग, मतलब सर मैं एक एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज आपके सामने कहना चाहता हूँ, जनता को कहना चाहता हूँ आपके सामने। मैं क्लास लेता हूँ मार्केटिंग की, बाकायदा मैं पढ़ाता हूँ मार्केटिंग के बारे में, बूट कैम्प करके एक मेरी सेशन है जब मैं बिजनेसमैन को पढ़ाता हूँ। तो हमारा एक सेशन आता है ब्रांडिंग एंड मैसेजिंग का, उसके अंदर मैं कुछ केस स्टडीज बताता हूँ। तो उसके अंदर केस स्टडी मेरी डॉक्टर ऑर्थो की रहती है, और केश किंग की केस स्टडी रहती है कि कैसे नाम दिया जाता है, कैसे पैकिंग दी जाती है, कैसे ऐड दिया जाता है। तो आपकी केस स्टडी मैं हजारों बिजनेसमैन को पढ़ाता हूँ, तो आज आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह से हम काम करते हैं। तो इतनी डिटेलिंग में हम जब पढ़ते में, क्या डिटेल लगाई, इतना कितना सोच लिया दिमाग में। तो हम तो उसका ओरिजिनल समझना चाहते हैं कि हम जिसको पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं वो कहाँ से आया निकल के। नहीं, थैंक यू राहुल जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। डॉक्टर ऑर्थो देखिए सर, हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है।
और डॉक्टर ऑर्थो, मुझे आज तक मैंने जितने भी नाम किसी प्रोडक्ट के लिए सोचे, मुझे सबसे बेहतर नाम डॉक्टर ऑर्थो लगा है। ऑफकोर्स पेट सफा ब्रांड नाम तो सभी ही अच्छे लगे हैं, बट डॉक्टर ऑर्थो मुझे लगता है कि एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा नाम है जो इंडिया से बाहर जब हम ग्लोबली, जब हम अपने फुटप्रिंट्स लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें मुश्किल नहीं आएगी। ये नाम खुद को बता रहा है, इंग्लिश नाम है, हाँ डॉक्टर इंग्लिश ऑर्थो। नाम है, लोगों को समझ आता है। और आप एक बार सवाल दोहराएं सर। मैं सवाल मेरा ये है सर, एक इसका आइडिया कहाँ से आया, और इसकी जो आपने थीम की उसके पीछे क्या आइडिएशन था? ब्लू थीम की आपने इस तरह से किया उसको पूरा। सो राहुल जी देखिए, पेन सेगमेंट, अगेन जिस भी सेगमेंट में हम जाना चाहते हैं, पहले देखिए स्केलेबल कितना है। अब पेन सेगमेंट जो है वो बड़ा हो रहा है, डे बाई डे बड़ा हो रहा है, और अगेन मार्केट क्लटेड है, मार्केट भरी हुई है, दबी हुई है, बट वहाँ पर मेरा हीरो ब्रांड जो है वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेगा, थोड़ा अलग चलेगा, मेरी बात अलग होगी। तो मैं किस रूट से आगे जाऊंगा, वो मेरी यूएसपी क्या होगी, वो हमें पहले दिन डिसाइड करना है। सो नाम अच्छा मिल गया, प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, रिजल्ट से हम लोग कन्विंस्ड हो गए। मेरा एंट्री रूट है ऑयल, कि ये डॉक्टर ऑर्थो ऑयल जो है ये क्लासिकली ऑलरेडी डिफाइंड है, हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि कैसे काम करता है, नुकसान इसका कोई है नहीं। टैगलाइन याद आ रही है सर बात करते करते, दर्द जी। भी घुटने टेकेगा। तो मुझे पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे याद है, हाँ जी। घुटने को लेके घुटना दर्द, और क्या चीज लाइन बनाई है, मजा आया। मैं बिल्कुल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा, नी पेन। बट देखिए धीरे धीरे हमें लगा, जब हम वो एक साइज तक पहुंच गए तो फिर उसी चीज का बैकफायर भी हुआ। मुझे लगा कि ये हमसे घुटने तक ही पोजीशन ना रह जाए, पेन इज ए बिगर इंडस्ट्री। तो हमने टैगलाइन फिर दर्द की बेजोड़ दवा। तो हमने धीरे से अपना रूट बदला, किसी को ध्यान भी नहीं रहा, बट हमने रूट चेंज किया। आज डॉक्टर ऑर्थो, आपका शोल्डर पेन हो, नी पेन हो, बैक पेन हो और नेक पेन हो, हर जगह आता है। और डॉक्टर ऑर्थो कैटेगरी काफ़ी, डॉक्टर ऑर्थो ब्रांड का काफ़ी बड़ा एक्सटेंशन हो चुका है। 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं डॉक्टर ऑर्थो के जो मार्केट में आते हैं। डॉक्टर ऑर्थो स्पाइनल बेल्ट, डॉक्टर ऑर्थो नी कैप, डॉक्टर ऑर्थो स्लीपर्स, डॉक्टर ऑर्थो शूज, डॉक्टर ऑर्थो मैट्रेस, डॉक्टर ऑर्थो नेक रेस्ट, डॉक्टर ऑर्थो पिलोज। तो इतने प्रोडक्ट्स हैं जो डॉक्टर ऑर्थो के नाम पे आते हैं, और ये इतना सीमेंटेड नाम है कि हमें नाम का इतना फ़ायदा मिलता है। ऑर्थेटिक केयर में या पेन कैटेगरी में हम कोई भी नाम लेके आते हैं तो लोगों का भरोसा है, लोगों का भरोसा इस ब्रांड ने जीता है, और ये भरोसा हमेशा बना रहेगा। उसके लिए हम लोग अपना हमेशा ऑनेस्टी से एफर्ट करेंगे। सर इसमें ऐड के लिए आपने लिया था जावेद अख्तर जी को, जो कि अनयूजुअल है, क्योंकि नॉर्मली हम बॉलीवुड एक्टर को लेंगे, आपने राइटर को लिया, एकदम डिफरेंट रूट। सेकंड, जावेद अख्तर जी नॉर्मली ऐड करते नहीं है, वो बहुत मुश्किल से 2-4 बैंड कभी उन्होंने की होंगे, उनमें से एक आपका चूज किया। तो हाउ वाज दैट स्टोरी? हाँ देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि डॉक्टर जावेद जी किसी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करते। तो मेरे एक तो पहली बात तो क्या मेरे ब्रांड का परसेप्शन से रिलेट करते हैं कि नहीं। जावेद जी डॉक्टर से सीरियस ब्रांड, सिंसियर ब्रांड, इसको एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर चाहिए जो बेबाक हो, जो सिंसियर हो, जो जिसकी बात लोग सुने। उन दिनों जावेद साहब की ना पार्लियामेंट में एक स्पीच बड़ी वायरल हुई थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी। बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, प्रूडेंट आदमी है, और किसी और ब्रांड पे नज़र भी नहीं आते। तो हम अपने ब्रांड के साथ उनको अब 4 साल हो गए जावेद जी के एडवर्टाइजमेंट अभी हम लोग रिलीज नहीं कर रहे, बट इंस्पाइट होता है जावेद जी आज तक स्ट्रिक्ट है इस ब्रांड के साथ। तो वहाँ से स्केल किया और पसंद आया लोगों को। और जावेद जी को कैसे आप कह रहे हैं कि हमने साइन कैसे किया, तो देखिए वही बात है कि जावेद जी को जब प्रपोजल दिया गया, और उनको हमारा क्या, जब हम किसी को प्रपोजल भेजते हैं तो साथ में प्रोडक्ट का एक हैम्पर भेजते हैं कि एक बार प्रोडक्ट देखिए, आप जिस प्रोडक्ट को एंडोर्स करेंगे वो प्रोडक्ट एक बेहतर प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और जिस आपके थ्रू जिस मासेस तक हम पहुंचेंगे उनसे जस्टिस होगा, वो लोग एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो क्या एक संवेदनशील आदमी जो है इन चीज़ों से भी प्रभावित होता है कि मैं एक अच्छी चीज़ को एंडोर्स कर रहा हूँ। तो बड़ी अच्छी जर्नी गई, और जावेद साहब से कई बार बात हुई,
बहुत बेहतर इंसान, बड़े क्लियर इंसान है। और अभी कितने स्टोर्स में अवेलेबल? जो 200 प्लस प्रोडक्ट हैं, ये मुझे पहली बार पता पड़ रहा है इस समय। मुझे लग रहा था वो ऑयल पेन कैटेगरी में ही है, पर ये बैड वैड उसमें सब में आ गए। ये मेरे लिए भी एक न्यूज़ है। नहीं तो अभी कितनी जगह फैला हुआ है, कहाँ तक है डॉक्टर ऑर्थो? डॉक्टर ऑर्थो देखिए, ऑर्थेटिक केयर मैंने बताया कि ऑर्थेटिक केयर का पूरा रेंज है, जिसमें नी कैप, स्पाइनल बेल्ट और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। देन आपका मैंने फुटवियर बताया आपको, स्लीपर शूज़, मैट्रेस बताया मैंने आपको, देन स्प्रेज, ऑइंटमेंट, बाम, ये सारी चीज़ें बताई। तो डॉक्टर ऑर्थो एक पेन सेगमेंट, एक बड़ा कैटेगरी है। हम लोग ई कॉमर्स पे, मैं आपको नंबर बता देता हूँ कि तकरीबन हम 70 करोड़ तो हम ई कॉमर्स पे एनुअली अचीव करते हैं। 70-75 करोड़ ई कॉमर्स पे है, और हमारा टारगेट है कि 2028 तक 550 करोड़ हम अचीव GT MT ई कॉमर्स सब मिला करेंगे। सर और ब्रांड्स आपके जो लोगों को नहीं पता है कि और भी ब्रांड्स हैं, अब उस पर डिटेल में बात नहीं करें, ब्रीफ में और कौन कौन से ब्रांड्स हैं एक बार बता दीजिए जनता को जिनको नहीं पता है। डॉक्टर ऑर्थो पेट सफा के अलावा हमारा एक बड़ा ब्रांड है रूप मंत्रा। रूप मंत्रा अगेन पोजीशंस फॉर दैट आयुर्वेदिक स्पेस। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है, स्किन हेल्थ। ठीक है, स्किन हेल्थ के लिए पोजीशन है रूप मंत्रा। तो रूप मंत्रा में रूप मंत्रा अगेन स्किन इज अ वेरी वेरी बिग सेगमेंट। तो वहाँ पर हम लोग क्रीम, फेस वॉशेज, फेस स्प्रेज, मिस्ट्स और कई तरह का स्किन रिलेटेड हम लोग जूसेस एंड ऑल सब चीज़ें हम लोग बेचते हैं। रूप मंत्रा के अलावा हमारा एक ब्रांड है सच्ची सेली, जो विमेन हेल्थ के लिए पोजीशन है। देन आई मंत्रा एक ब्रांड है हमारा, जो टायर्ड आइज के लिए आपके आई ड्रॉप्स हैं। एक्यूमस एक हमारा ब्रांड है, और इचकू एक इचिंग के लिए हमारा ब्रांड है। तो सभी दंत मणि भी है ना? हाँ, एक दंत मणि भी है। अरे मुझे आपका रिसर्च करके आया हूं। एक बिजनेस कोच होने के नाते आपसे बिजनेस की कोचिंग लेता हूँ, आपसे सीखना चाहते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। पहली बात करते हैं बिजनेस के एक एस्पेक्ट जो है टीम। आपकी टीम कितनी बड़ी है, नंबर 1, और एक आपका सजेशन कि टीम कैसे बिल्ड करें, या आप जब एम्प्लॉय हायर करते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? ये 2-3 क्वेश्चन हो गए एक साथ, लेकिन एक एक करके लेंगे। कितनी बड़ी टीम है? राहुल जी, मैं सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करें। कोई भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उससे पहले कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करें। हमेशा अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश करें, क्योंकि जो आदमी जिस सर्कमस्टांसिस में, जिस नैक और जिस एबिलिटी के साथ वो कर रहा है, क्या पता आपका नैक, आपकी काबिलियत, आपके सर्कमस्टांसिस उससे अलग हों, तो वो जो चीज़ें मेजर आप ही ने करनी है, वो अनुमान आप ही ने लगाने हैं। और अब आप पहला क्वेश्चन कीजिए सर। पहला क्वेश्चन, कितनी बड़ी टीम है अभी? टीम, अगर सेल्स टीम की बात करें तो हमारे अभी तक हम लोग 0 सेल्स टीम पे हैं। हमारी सेल्स टीम नहीं है। हम प्योरली कंज्यूमर पुल पर डिपेंडेंट है। हमारा कंज्यूमर बाजार में जाके मांगता है, और ट्रेड में क्योंकि कंज्यूमर मांगता है तो ट्रेड की मजबूरी है कि ट्रेड अपने आप ढूंढ के लाता है कि ये मुझे चाहिए, मेरे पास कंज्यूमर आता है। सेल्स टीम हम लोग इतने अभी तक कैपेबल नहीं हो पाया कि सेल्स टीम हम डेवलप करें। एक्सपेरिमेंट किए बीच में, बट हम लोगों को लगा कि हम उसमें एंगेज ज़्यादा रहे, रिजल्ट हमें कम आए। तो अदर देन उसके अलावा, सेल्स के अलावा ओवरऑल टीम भी हमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है। 150-140 का हमारा स्किल्ड जो हमारे लोग हैं, इतने ही लोग हैं जो काम करते हैं। बाकी जो फैक्ट्री लोकेशंस पर उनको छोड़ दें, ऑफिसेज में जो 150 की बहुत बड़ी टीम नहीं है। सर, टीम बिल्ड करने पे आपके क्या टिप्स, मतलब आप क्या ध्यान रखते हैं टीम बिल्ड करते टाइम, हायरिंग करते टाइम क्या देखते हैं? आपकी हायरिंग फिलोसफी क्या है, हम सीखें आपसे। राहुल जी, मेरी तो देखिए बड़ी सिंपल, सरल और सहज लाइफस्टाइल है। मैंने जो किया बड़े सहज भाव से किया। बहुत ज्यादा मैंने हमेशा SOP सेट की। एक बार एक सिस्टम सेट कर दिया, फिर उस सिस्टम में गलतियां तो ठीक किया, और उसके बाद उसका सम्मान किया, उसकी रिस्पेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग चला। कोई बहुत ही बड़ी और टॉप पोजीशंस की बात छोड़ दूं तो इन जनरल हमारा जैसे HOD ने एक डिमांड जनरेट की, एक रिक्वायरमेंट बताई कि इस पोजीशन में उसे स्टाफ रिक्वायर्ड है। HOD की उसके कहने पे जूनियर HR ने लीड्स सर्च की, लीड्स लेके वो HR के पास आए। HR ने, HOD ने और उनकी टीम में किसी और ने उनका जूम पे इंटरव्यू लिया, उनको देखा, सोचा, समझा, और उस पोजीशन के 2 या 3 लोग उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए। मेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि जब भी किसी को भी आप बाहर से बुलाएं मत, बुलाएं तो आप उन्हें उनका TADA दें, और जब आते हैं तो उन्हें बिठाएं मत बिना मतलब के। हर एक का टाइम इंपॉर्टेंट है, आप किसी का टाइम वेस्ट नहीं करवा सकते। तो जब तक आप
अपने मन में आपको नहीं लगता कि मुझे ये हायरिंग करनी है, आप किसी को भी मत आप तकलीफ दीजिए। अब हम बड़े सिंपल तरीके से देखिए, किसी भी पोजीशन के लिए हमारे पास 2-3 लोग इकट्ठे हो गए। अब मान लीजिए हमारे पास 5-6 पोजीशंस के लिए हमारे पास लोग हैं, तो एक दिन हमने रख लिया कि इस दिन उन्होंने बोला कि ठीक है सर से मिलवा देंगे। अब उस सर्टेन डे पे जब मेरे पास रिज्यूमे आता है तो उसमें एचआर की भी कमेंट्स होते हैं, एचओडी के भी कमेंट्स होते हैं और टीम के किसी एक और मेंबर के भी कमेंट्स होते हैं। तो आने से पहले देख तो मैंने लिया ही है कि ये कहाँ स्टैंड करता है। उसको मैंने सिर्फ सिनर्जी चेक करना है कि कैसा शख्स है, कैसी सिनर्जी है। किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट से तो हमारे पास नहीं आया। 2-4 सवाल किए, 2-4 अंदाजे लगाए, तो टीम इसी तरह डेवलप की जाती है। सर एक टीम मैनेजमेंट की बात, जैसे मैं एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे अभी सुबह से मैं यहाँ पे हूँ, कुछ लोगों से मिल रहा हूँ, कोई 13 साल से है, कोई 20 साल से, अभी तक मतलब अलग अलग काफ़ी समय से पुराने लोग हैं, और काम में जिसको भी देख रहा हूँ ऐसा मन लगा के कर रहा है जैसे अपना ही घर का ही काम है। तो ये जो इनमें डेडिकेशन है कि अपनी कंपनी अपनी मान के चल रहे हैं, घर अपना मान के चल रहे हैं, ये मैनेजमेंट किस तरह से आपसे, मतलब हाउ डू यू इंस्पायर देम कि ये कंपनी को अपनी कंपनी मान के काम कर रहे हैं डेडिकेशन से। और आपका कोई टाइट मैनेजमेंट या स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में नहीं देख रहा कि आप किसी को डांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप शांति से थिंग्स बहुत अच्छी तरह से रन कर रही है। तो ये क्या फॉर्मूला है, हाउ लोग ऐसी टीम कैसे बना सकते हैं, क्या ध्यान रखें? देखिए, पहली बात तो ये कि कंपनी को अपनी कंपनी मान के चलो, हम ये कहते ही नहीं, हम कहते हैं कंपनी को अपनी फैमिली मान के चलो। और वो फैमिली तब मानेगा अगर आप उसे फैमिली की तरह फील करवाएंगे। और देखिए, आप सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं चल सकते, कॉम्बिनेशन आता है। आफ्टर ऑल आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होना पड़ेगा, बट ओवरऑल भावना क्या है, अगर कोई चीज़ ओवरऑल मीठी है तो मीठी है, ओवरऑल सॉल्टेड अगर है तो सॉल्टी है। तो जो भी हमारे साथ जो हमारे काम करते हैं, हमारे साथ हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे कोलीग्स हैं, वो सभी एक उन्हें मैंने ये कहा है कि यहाँ आपका इतना दिल लगना चाहिए कि आपको घर में, यहाँ से घर की याद ना, घर में अगर छुट्टी कर ले तो यहाँ की याद जरूर आए। अब इस तरह का माहौल आप रखिए। और दूसरा आपने कहा कि स्ट्रिक्ट, मुझे आप लगता नहीं थे है बिल्कुल भी, उसके बाद भी काम, और लोग स्ट्रिक्ट होके पीछे बढ़ते रहते तो भी काम नहीं नहीं होता। राहुल जी, आप छोड़ के बैठे तो भी सब बढ़िया काम नहीं, हो मैं रहा है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि खामोशी में जो शोर है वो शोर में शोर नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप अगर आपने मान लीजिए 10-20 दिन बाद किसी को सिर्फ ऐसे नजर उठा के हल्का सा देख लिया ना, तो वो भी अपना काम करती है। और रोज ही चिल्ला रहे हो तो वो अपना काम छोड़ देगी। तो मुझे लगता है कि ये आप ही ने तय किया है कि मेरी कौन सी भाव भंगिमा क्या संदेश देती है, ये आप ही ने तय किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो आप पहले खुद भी परेशान हो रहे हैं। तो अगर किसी को डिपार्चर देना है तो बड़ा पीसफुल डिपार्चर देना है, इज्जत के साथ देना है, और ये भी एश्योर करना है कि उसको आगे तकलीफ ना हो। इससे उसकी ज़िंदगी का भला होगा, आपके दिल पे कोई गिल्ट नहीं आएगा, और जो बाकी लोग बैठे हैं वो भी सिक्योर फील करेंगे, सुरक्षित फील करेंगे, तभी ये फैमिली जैसा माहौल आएगा राहुल। अमेजिंग सर। अब आते हैं आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स पे आपने बात बताई अपनी कि ट्रेड पुश से काम होता है। ट्रेड पार्टनर सर भी आपके कितने ट्रेड पार्टनर से, कितने स्टोर्स पे या कितनी दुकानों पे आपका माल जाता है? अगेन देयर इज नो डेटा राहुल जी, कोई डेटा नहीं है। बट हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गाँव में, छोटे से छोटे रिमोट में आप चले जाइए, आपको पेट सफा डॉक्टर ऑर्थो मिलेगा। आप अंडमान निकोबार चले जाइए, आप उड़ीसा में चले जाइए, आप कर्नाटक में तो चले सर जाइए। इतना बड़ा नेटवर्क एक तो बिल्ड कैसे हुआ और कैसे मैनेज करते हैं इसको भाई, सबको बांध के कैसे रखते हैं? क्योंकि जैसे मान लो आज आपका पेट सफा प्रोडक्ट है, कल को एक प्रोडक्ट हमारे सनी भाई भी लॉन्च कर दिया, ये इसने भी लॉन्च कर दिया, तो वो ट्रेड को तो मान लो लगा 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है, उसका भी बेच दूं, पर वो आपके साथ इतने लॉयल्टी से इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, क्या मैनेजमेंट है? दोनों चीजें, पहली बात तो कि डिस्ट्रीब्यूशन बना कैसे, दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन टिका कैसे। दोनों दो चीजें। तो देखिए, पहली बात डिस्ट्रीब्यूशन, आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपका माल नहीं बेच रहा, आपका कोई भी रिटेलर माल नहीं बेच रहा, आपका गुड्स बिकता है क्योंकि कंज्यूमर आके मांगता है। आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप ब्रांड बेच रहे हैं। अगर आप ब्रांड बेच रहे हैं तो उसका आगे मांगना ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए कोई भी शॉपकीपर, कोई भी रिटेलर ये नहीं चाहता कि कोई मेरे पास एक ग्राहक आया और उसने चीज़ मांगी, मैं नहीं दे पाया, अगर ऐसा 2-3 बार हुआ तो वो वहाँ से टूट जाएगा। वो इन्वेंट्री, वो गुड्स उसके लिए रखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि हमने ये सिक्योर किया कि हम जिस भी स्टेट में, जिस भी जगह जाते हैं, वहाँ पर उसका डिमांड होना ज़रूरी है। आपका प्रोडक्ट 6 महीने से पड़ा है और धूल खा रहा है वहाँ पर, तो उससे वो अगली बार नहीं लेगा। उसे लगा ये तो 2-4 महीने कोई पूछने नहीं आता। तो डिमांड होना सबसे पहली बात ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर पुल है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, 1। सेकेंड,
अब अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं और कंज्यूमर पुल के लिए आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी शुरू की, लोगों को प्रचार करना शुरू किया, मीडिया में ऐड देना शुरू किया, और उस केस में आपका क्या, आपका कंपटीटर बिक रहा है, आप तो अपना कंपटीटर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो ये भी जरूरी है कि पहले सामान वहां पड़ा हो। अब ये मंत्रा क्या है, ये नहीं तो ये चीजें इक्विवोकल हो जाएंगी। आपका खुद पे भरोसा होना जरूरी है। जैसे मैंने राजस्थान लॉन्च करना है, तो राजस्थान में क्या है कि आप मान लीजिए जैसे हम पंजाब में हैं, तो हम किस मॉडल में काम करते हैं, हम अपने होलसेल मॉडल पे काम करते हैं। हर स्टेट में एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है, किसी स्टेट के 3 पार्ट होते हैं, यूपी जैसे बड़े राज्य के 4 पार्ट होते हैं, तो एक जोन का एक सुपर होता है। अब वो जो सुपर है उसके पास नीचे हर शहर में 3 या 4 बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं। तो हम सिर्फ सुपर को वेट करते हैं कि ये सुपर जो है, इसकी मार्केट रेपुटेशन कैसी है, इसका नेटवर्क कैसा है, ये इसके अलावा और कौन कौन से ब्रांड्स के साथ डील करता है उससे, और इसकी ज़रूरत कितनी है, इसको और काम की ज़रूरत भी है कि नहीं, संभाल पाएगा कि नहीं, इंफ्रा है कि नहीं। सुपर के ऊपर हमारी मेहनत लगती है और उससे उसका नेटवर्क मांगा जाता है। अगर उसका नेटवर्क अच्छा है तो सुपर को बोला जाता है कि भैया ये भेजना है सामान, कुछ मत करो, ये अपने नेटवर्क में भेज दो, आपसे पैसा मांगा ही नहीं जा रहा, और आपसे आप भी आगे से पैसा मांगो ही मत, फर्स्ट इनवॉइस आपको ऐसे देना, जो रिपीट होगा तो आपसे पैसा मांग लेंगे। तो अब इतना नाम, तो ये मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, इतना नाम तो आज हम चाहें तो हम कैश ले सकते हैं, हर कोई लगाने को तैयार है। लोग तो बहुत बड़ा बड़ा चेक देना चाहते हैं, बट वो फिलोसफी नहीं है हमारी, ज़रूरत नहीं है कि आज इस कंपनी की। तो आपने सुपर को सामान दिया, सुपर को बोला आप आगे पेनिट्रेट कर दीजिए, स्टॉकिस्ट ने उसी तरह से आगे रिटेल में पेनिट्रेट कर दिया। ये तो क्या कि सामान आपका पहुंच गया, अब जैसी डिमांड आई माल बिकना शुरू हुआ, चैनल शुरू हो गया। तो पहला जो ऑर्डर दिया आपने, बेसिकली पहला जो सप्लाई थी वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, पेमेंट बाद में देना वाले हमने एक पॉइंट पे दिया, उस पॉइंट पे नीचे हर बीट में दिया, उसने नीचे हर रिटेल में दिया, और कंज्यूमर को सामान मिला। जब वो मिला तो रिपीट चैनल चालू हो गया। इस सारे चीज में सिर्फ 20-25 दिन जाते हैं, ज्यादा दिन नहीं जाते। ठीक। और ये टिका कैसे सर, बंद तो ऐसे गया, टिक गया कैसे? हाँ, टिका ये कि देखिए ट्रेड क्या, अब दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है राहुल जी, कि जो ट्रेड है वो कंपटीशन में बहुत रहता है। वो इतना कटिंग करता है कि कई बार उसे अपनी परचेज से भी नीचे में सामान बेच देता है, या सामने वाले को देखते हुए अपने कंपटीशन में रेट टू रेट सामान बेचता रहता है। तो अब आपको ये भी चीज जो है इंश्योर करनी होगी कि मेरा ट्रेड पार्टनर इसमें एक मतलब भर का पैसा कमाए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आदमी 3% भी पैसा नहीं कमा रहा तो कब तक काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेड को हिडन मार्जिन देते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमने एक एक्स मार्जिन तो हमने उसको इनवॉइस पे दिया, प्लस उसको हिडन मार्जिन दे दिया जो उस साल के एंड में ही आएगा, बीच में आएगा ही नहीं, प्लस उसे बीच में हर कार्टन के ऊपर कोई स्कीम दे दी जो कट नहीं सकती, उसे रखनी ही पड़ेगी, उसकी रेट कटिंग नहीं कर सकता। इसी तरह नीचे रिटेलर को, क्योंकि वो 2 पीस मांगता है, 3 पीस मांगता है, तुमने 7 के साथ एक छोटा फ्री कर दिया, अब उसे 8 ही लेने पड़ेंगे, 8 ही रखेगा। इन्वेंट्री पे कोई टीम काम नहीं कर रही, बट काम बहुत अच्छा हो रहा है। कि मान लीजिए हर प्रोडक्ट का कितना, जैसे रिटेलर 2 मांगता है तो 5 का पैकेट बना दिया, रिटेलर 4 मांगता है तो 10 का पैकेट बना दिया, बट वो बीच में एक छोटा सा एक ऐसा हमने उसको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दे दिया जिससे वो पूरा श्रिंक पैक ले और रखे, ताकि उसका कभी भी प्रोडक्ट छूट ना। 4 मांगता है तो वो 10 का पैकेट है, 10 के साथ ये फ्री कहता है, चल दे ही दो, फ्री के चक्कर में ये भी दो। मैं 9 के साथ, मैं 9 के साथ 10वां पीस फ्री है, सेम नहीं, सेम करो कटिंग हो जाएगी, वो खोलेगा डिब्बा और एवरेज करके बेच देगा, सेम नहीं। बीच में कुछ छोटा प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट, कोई बड़ा प्रोडक्ट कि जिसकी वो कटिंग ना करे, जिसकी वैल्यू निकाल के पैसा काट के ना बेच दे। बढ़िया सर। एक और चीज मैं भी रिसर्च के दौरान मुझे पता चली, यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट एडवर्टाइजर ऑन प्रिंट, टीवी एंड रेडियो। मतलब काफी आपका इन पे ज्यादा। अच्छा, मैंने आज अभी रिसेंटली कोई ऐसा अखबार नहीं देखा होगा जहाँ आपकी कंपनी का कोई ना कोई एक ऐड हो। डॉक्टर औरतों का तो ऐसा लगता है परमानेंट लगभग ऐड रहता है, पेट सफा भी यदा कदा दिख जाता है, टीवी पे कोई भी न्यूज चैनल देखो आप दिखते हो, रेडियो पे भी घुमाओगे कहीं ना कहीं दिख जाते हो। तो पहली बात, ये इतना मतलब ये स्ट्रेटेजी आपने, ये आपकी इंडस्ट्री ट्रेड इस पे कैसे प्लान किया आपने, और इसकी आरओआई कैसे मेजर होती है कि इतना खर्च किया तो इतना आया? मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल भाई कि अगर आप अवेलेबल हैं, मान लीजिए पैन इंडिया अवेलेबल है, तो आपको पैन इंडिया मीडिया जो है वो सस्ता पड़ेगा। अब मैं मालूम हूँ ही सिर्फ चंडीगढ़ में, तो मुझे चंडीगढ़ का मीडिया हायर करना, परचेज करना मेरी मजबूरी है, मेरी एप्लीकेशन है, बट वो कंपेरेटिवली मुझे महंगा पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक उसी जगह काम कर रहा हूँ। बट जब मैं सारा लूंगा, रेडियो की बात की तो मैं ऑल स्टेशन लूंगा,
अखबार की बात ली, मैं ऑल स्टेशन लूँगा। सिनेमा मैं ऑल इंडिया लेता हूँ, सिनेमा का आपने नाम ले लिया। हाँ। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये चीज़ें मीडिया प्लान मैंने खुद देखा है, तो इसकी आरओआई, पहली बात तो ये है कि मेरे वैसे ही रजिस्टर्ड है मेरे माइंड में, मुझे वैसे ही मालूम है, और हमारी परचेज जो है वो बेहतर है। हमें ये पक्का भरोसा है कि जो चीज़, मान लीजिए मैं एक एक्स अमाउंट की खरीद रहा हूँ, तो उस एक्स अमाउंट की तो 100% है, वहाँ मेरे को कोई नुकसान नहीं है, जस्टिस करेगी मेरे साथ। अगली बात कि न्यूज़पेपर से, सिनेमा से, रेडियो से, अखबार से आपका ब्रांड का परसेप्शन बड़ा होता है। मोबाइल में ऐड देख के इन्फॉर्मेशन तो चली जाती है, बट वो ब्रांड बड़ा नहीं होता, वो ब्रांड छोटा ही दिखता है। हाँ, बट साथ में ये भी कहूँगा कि वो महंगा बहुत है। ये मोबाइल पे जो ऐड देखते हैं बड़ा महंगा ऐड है, ये सस्ता ऐड नहीं है। आप कल राहुल भाई को बोलेंगे कि राहुल भाई हमारा ऐड लगा दीजिए, तो आपका ऐड तो बड़ा महंगा पड़ने वाला है हमें। तो अच्छा, आपने एक क्वेश्चन मेरे को फॉलोअप ये किया था कि आप इसको मॉनिटर कैसे करते हैं। हाँ। तो राहुल भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब तो थोड़ा टेक का सहारा लेते हैं हम। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे है, तो हमने एक कैंपेन दिया कि आज़ादी से रिलेटेड डॉक्टर ऑर्थो का हमने कैंपेन बनाया, और हमने क्यूआर कोड दे दिया कि क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, प्रोडक्ट फ्री, आपने सिर्फ कोरियर चार्जेस दे दें। तो उससे क्या हुआ, एक तो मेरी सैम्पलिंग होगी, मेरे को सारा नया कंज्यूमर मिल गया, क्योंकि कोरियर चार्जेस भी कम तो नहीं है। अगर प्रोडक्ट मान लीजिए 300 का, कोरियर भी 80-90 का तो उसे पड़ेगा। और अब उसमें एक मोबाइल से एक ही बार प्रेस हो सकता है, और वो पैकेजिंग ऐसी है कि मार्केट में वापस नहीं आ सकती, वो सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए ही डिज़ाइन की गई है। बट उस क्यूआर कोड से मेरे को पूरा डेटा आ गया कि भैया ये एक्स न्यूज़पेपर से, ए न्यूज़पेपर से मुझे कितने क्यूआर कोड स्कैन हुए, बी से कितने हुए, सी से कितने हुए, डी से कितने हुए, मेरे को किस टीवी चैनल से कितने क्यूआर कोड स्कैन हुए। देन कॉल सेंटर है हमारे पास, कॉल सेंटर से मेजर करते हैं कहाँ से कितनी कॉल्स आती हैं। तो बहुत ही फिल्टर्ड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। सर, इसमें आपके एक्सपीरियंस से कौन सा प्लेटफॉर्म की आरओआई बेस्ट रहती है, कौन से की बेस्ट लगी? अभी आपका डेटा क्या बोलता है, टीवी से बेटर रिजल्ट आते हैं या प्रिंट से या रेडियो से? प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आपको मर्सिडीज बेचनी है, आपको स्कूटर बेचना है, आपको ऑयल सिर पे चंपी लगाने वाला तेल बेचना है, या आपको, ये आपकी डिपेंड करता है कि आपका टीजी कहाँ पर ज़्यादा बैठा हुआ है। और अगर सिर्फ हमारा जो टीजी है उसी टीजी और इसी तरह की बातें करें, तो मुझे लगता है कॉम्बो तो आपको फिर भी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको जिसका आरओआई बेहतर नजर आ रहा है उसका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा रख लो, जिसका आरओआई कम लग रहा है उसको थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस रखो, अवेलेबल, हर जगह प्रेजेंस होनी चाहिए, दिख जाओ। अब बिजनेस मास्टर क्लास चालू होने से पहले दो लास्ट सवाल मेरे सी वाले माइंडसेट के। आप बूटस्ट्रैप्ड हैं, आपने अभी तक फंडिंग क्यों नहीं लिया? हम तो आज की डेट में तो कुछ भी जरा सी चीज चलती है फंडिंग, तो आप फंडिंग वाले रूट पे, या लाइक सेकंड क्वेश्चन भी जोड़ देता हूँ, आईपीओ वाले रूट पे भी आज तक नहीं गए, आप बूटस्ट्रैप ही चल रहे हैं आज तक, तो वो क्या मेंटेलिटी है? राहुल जी, देखिए, हम स्वनिर्भर हैं, बूटस्ट्रैप हैं और पैसा इंसान मार्केट से तब लेता है जब उसे पैसे की ज़रूरत लगती है। भाई अब तो खैर देखिए, चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं 2014-2013 की बात करूंगा कि जब आपका बिजनेस आपको ऑलरेडी दे रहा है, तो किसी और का पैसा लेके अपना पैसा कहीं और लगाओ और किसी का पैसा इसमें डालो, तो वो चीज़ों में आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, और आप और बड़ी बन जाती है ना चीज़। जैसे नॉर्मली फंडिंग लेते हैं कि चलो और पैसा लगा देंगे, और बड़ा ब्रांड बना देंगे, और सेलिब्रिटी हायर कर लेंगे, और इंटरनेशनल ले जाएंगे, ऐसा भी तो होता है ना। तो आपके पास अपना पैसा है, उससे कीजिए। आप उससे कीजिए। अगर आपको इतना भरोसा है तो अपने पैसे से कीजिए, किसी और का पैसा लेने से क्या फायदा। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं 1% पे ले रहा हूँ, मैं 3% वहाँ अर्न कर रहा हूँ, 4% यहाँ अर्न कर रहा हूँ, हर एक का अपना टेम्परामेंट है सर, मेरा वो नहीं है। और आईपीओ सर, आईपीओ लाए थे कि हम भी तो कमाएं, आपकी ग्रोथ हो रही है तो हम भी उसमें शेयर होल्डर होते हैं, आपके शेयर बाजार में होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि अब इस बारे में धीरे धीरे सोचेंगे। तो सर, आपको ब्रांड मशीन के नाम से जाना जाता है। अब हमको ब्रांड बनाना है, तो एक युवा 21 साल का बच्चा है, मैं 21 साल का बच्चा बन जाता हूँ, या मैं तो 35 साल का एक बच्चा कह रहा है नया ब्रांड बनाना है साहब। तो सबसे पहले तो मुझे ब्रांड, आपकी नजर में ब्रांड क्या होता है? ब्रांड की परिभाषा आप क्या बोलोगे कि ऐसे होता है ब्रांड? देखिए, जब आप किसी शॉप पे जाके आप कोई प्रोडक्ट मांगते हो, जैसे आपने बोला शैम्पू दे दो, तो शैम्पू एक प्रोडक्ट है। आपने बोला मुझे लोरियल दे दो, लोरियल एक ब्रांड है। तो जब आप किसी चीज को नाम से मांगते हो तो ब्रांड है। आप जनरल यूटिलिटी के लिए मांगते हो कि मेरे को देसी घी दे दो, मेरे को आप शैम्पू दे दीजिए, मुझे पाउडर दे दीजिए, तो वो एक प्रोडक्ट है। तो ब्रांड बनाना का मतलब ये है कि जब कोई जाके
कह रहा है कि ये रूपमंत्रा क्रीम दे दो, डॉक्टर ऑर्थो ऑयल दे दो, पेट सफा ग्रेन्यूल्स दे दो, तो आपने ब्रांड बनाया। मतलब जब प्रोडक्ट को आपके ब्रांड के नाम से जाना चल जाए वो ब्रांड है। ब्रांड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे आज मैं कहता हूँ कि सर मेरे को भी एक ब्रांड बनाना है, मैं भी एक घड़ी का ब्रांड बना देता हूँ, या कंज्यूमर सेगमेंट की बात कर लेते हैं कि सर मैं भी एक शैम्पू ब्रांड लॉन्च करने की सोच ही रहा हूँ कि मालोदिया शैम्पू बना ही डाले। तो आज मैंने सोच ली मालोदिया ब्रांड बनाने की, मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, मैं क्या करूँ अभी? सो राहुल जी देखिए, मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा मैं आपको एक स्टेप्स के साथ आपको इसको मैं रिलेट करते हुए इसका आंसर देता हूँ। अगर किसी कैटेगरी में बिजनेस स्टार्ट करना, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक बच्चा है नया, वो कहता है मुझे ना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे बिजनेस का शौक है, मुझे बिजनेस शुरू करना है, और मुझे पहले क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे एफएमसीजी में जाना है। हाँ ठीक तो उसमें उसे सबसे पहले चूज करनी चाहिए कैटेगरी, मुझे किस कैटेगरी में जाना है। ठीक है। अपना देखो किस कैटेगरी में जाना है और क्यों उस कैटेगरी में जाना है। जैसे मैंने कहा कि स्केलेबल है, गैप है उसमें, तो कैटेगरी चूज कीजिए पहले कि मुझे किस में जाना है, किस में आपको गैप नजर आता है, किस में आपको लगता है कि ज्यादा स्केलेबल होगी, किस में आपको लगता है कि आपका एक्स फैक्टर क्या है, आपकी यूएसपी क्या है जो अभी तक नहीं है बट आप लेके आने वाले हो, आपका एक्स फैक्टर क्या है, आप इसमें क्या यूएसपी लाने वाले हो। उसके बाद आपने देखा कि हाँ कैटेगरी तो भाई फाइनल होगी, मुझे इस कैटेगरी में जाना है। जैसे मैंने बोला कि स्किन केयर में जाना है, और स्किन केयर में जाना है तो उसमें आपका हीरो ब्रांड क्या है, हीरो ब्रांड का क्या होगा। एंट्री जो है वो आप 50 प्रोडक्ट इकट्ठे बना के बुके लेके जाओगे, तो मुझे लगता है अगर ओटीसी की बात करें तो ओटीसी में पहले हीरो ब्रांड होता है, आपका एंट्री पॉइंट होता है, और आप पूरे बुके की यूएसपी नहीं बना सकते। आप एक प्रोडक्ट की यूएसपी दीजिए, कि जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर ऑर्थो नी पोजीशन के लिए किया हमने, पेट सफा हमने एक सर्टेन पोजीशन में किया, या सोन। तो इस तरह आपका हीरो ब्रांड क्या है, ठीक है, और हीरो ब्रांड की यूएसपी क्या है। आपने कैटेगरी डिसाइड की, आपने हीरो ब्रांड डिसाइड किया। अब जो हीरो ब्रांड डिसाइड किया उसका बल्क क्या है, उसके बल्क को टेस्ट किया, ट्रायल करो कि भी जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं उसका रिजल्ट है भी। अगर रिजल्ट नहीं है तो जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी किल हो जाएगा, जितना ज्यादा भागोगे उतनी जल्दी उतना ज्यादा दूर जाओगे। रिजल्ट होना बहुत बहुत जरूरी है, तभी रिपीट होगा। क्योंकि नया कंज्यूमर तक पहुंचना बहुत महंगा है, वहां पे पुराना रिटेंशन आना ही चाहिए। अब आपने ये भी देख लिया कि भाई कैटेगरी मुझे पता चल गई, मुझे हीरो ब्रांड पता चल गया, मुझे रिजल्ट पता चल गया। नन देखो मेरी टीजी क्या है, मैं किस टारगेट ग्रुप में जा रहा हूँ, मैं यूनिसेक्स में जा रहा हूँ, मैं मेल में जा रहा हूँ, मैं फीमेल में जा रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास में जा रहा हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास में जा रहा हूँ, मैं अपर मिडिल क्लास में जा रहा हूँ, मैं नीश में जा रहा हूँ, टियर 2 में जा रहा हूँ, टियर 3 में जा रहा हूँ। ये आपने डिसाइड करना है कि मेरा टारगेट ग्रुप क्या है, ये मेरा फिटमेंट क्या है। टीजी डिसाइड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपने पैकेजिंग डिसाइड की, जैसे मैंने पेट सफा का बोला येलो, आपने पैकेजिंग अपनी टीजी के माइंडसेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की कि वो पैकेजिंग यहां रिलेट करेगी। फिर आपने एमआरपी उसी टीजी के अकॉर्डिंग डिसाइड की, आपने अपना कंपटीशन स्टडी किया कि इस टीजी का मेरा कंपटीशन क्या है। उसके बाद अब आपने सारी चीजें सेट होगी भैया, अब आपने एक छोटा सा पहले आपने उसका बैच रखना है, क्योंकि पहला बार गलती होंगी और बहुत सारी होंगी। एक छोटा स्मॉल पायलट रन आपने बनाया हो तो कई गलतियां हो जाएंगी भाई, जो कलर सेम नहीं आया, ये बल्क सेम नहीं आया, इसका लुक अरोमा सेम नहीं आया, ये तो इसमें मार्केट में मान लीजिए तो शेल्फ में इसका एबीसी प्रॉब्लम आ गया। तो कई चीजें आपको मार्केट में नए नए सरप्राइज देंगी, तो ले लो। अब आपको जितनी भी कंज्यूमर रिव्यूज आ रहे हैं उनको क्लोजली वॉच करो। अगले बैच में गलतियां मत करो, फिर डालो, फिर वॉच करो। ये 4-5 महीने खाएगा। अब आपको लगा कि नहीं भाई मेरा जो प्रोडक्ट है लोगों को पसंद आ रहा है, मेरा एमआरपी भी लोगों को पसंद आ रहा है, ट्रेड मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरी कलर स्कीम ठीक है, मेरी पैकेजिंग ठीक है, कहीं कंप्लेंट नहीं है, और ये मेरा एक प्रोडक्ट है जहां पे मैं आगे बढ़ सकता हूं। फिर उसको आप एक स्टेट लेवल पे या बड़े लेवल पे, मुझे लगता है कि तब प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए सही मायनों में। आपके सारे प्रोडक्ट जो लॉन्च होते हैं वो सीधे हिट होते हैं, तो ऐसा क्या करते हो, कैसे प्रोडक्ट यूज करें? पर आपने बता दिया कि भाई आप अगर टीजी को पहचान गए, अगर आप जानते हो कि किसके लिए बना रहे हो, तो फिर तो तुम्हें पैकेजिंग भी समझ में आ जाएगी, नाम भी समझ में आ जाएगा, लोगो भी समझ में आ जाएगा, फीचर भी समझ में आ जाएगा, सभी प्राइसिंग भी समझ में आ जाएगी, एवरीथिंग। अगर इफ यू नो योर कस्टमर बेटर और तुम कह रहे हो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, तो बाकी सारी चीजें अपने आप फिगर आउट हो जाएगी। दैट्स द मेन थिंग ऑफ ब्रांड। और एक बार ये हो गया तो पहचान बना लेगा। एक और चीज है सर, आपने अपने वर्क में ये जो प्रोडक्ट बनाए, मैन्युफैक्चरिंग आपने की थी या बाहर से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराई थी?
देखिए, इनिशियली तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे अपने थे, बट धीरे धीरे क्या है कि आपके जब इतने प्रोडक्ट्स हो जाते हैं और आपको पता है कि मेरा एक्सपर्टीज़ क्या है, मेरा एक्सपर्टीज़ कम्युनिकेशन है, मैं कंज्यूमर को कनेक्ट करता हूँ, कंज्यूमर को पहचानता हूँ, तो और अच्छी बेहतर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पे आप अपना प्रोडक्ट शिफ्ट कर सकते हैं। बट हमारा क्या है, जैसे हम हर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे हमारी टीम रहती है, तो सारी चीज़ें अगेन उसके एसओपीज, एवरीथिंग इज योर एसओपी। स्टार्टिंग जो है अपने, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में खुद की मैन्युफैक्चरिंग रखनी हाँ, चाहिए, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट पे जाना चाहिए? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रखनी चाहिए। स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट पे जाना चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे ये राहुल जी, ये बड़ा पेन पॉइंट है ये, एक बार मैं इसको थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ आंसर को, प्लीज प्लीज। कि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अपना मैन्युफैक्चरिंग रखना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको एक छोटा लोट बनाना है, थर्ड पार्टी बनाओ, क्योंकि वो अपने हिस्से की गलतियां कर चुका है। हाँ, आप पहले दिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, एक इंफ्रा लगाओगे, सारी चीजें लगाओगे, अब वो चला ही नहीं तो आपका अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा इन्वेस्ट हो गया। आप जब भी कोई काम करते हो, अपने हिस्से के 4 अगले अपॉर्चुनिटीज बचा के रखो, छोटी अपॉर्चुनिटी लगाओ, स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट बनवा लो। आपको लगता है कि भी मेरा तो घर में ये 40 का पड़ेगा, 60 का बनवा लो, कमाने दो उसको 60 रुपए, 20 रुपए से कमाने दो, ले लो। स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट है आपका, स्टार्टिंग में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट आप खुद मत बनाए, बाहर से बनाए, महंगा बनता है, फिर भी बाहर से बनवाए। रीज़न ये है कि उस टाइम आपका वॉल्यूम नहीं है, बट जब आपके सामने डिमांड आ गई, आपको समझ में आ गया कि भैया मेरे सामने डिमांड है, मेरे को 10,000 पीस, 10,000 पीस मेरा पर मंथ बिकना ही बिकना है, तब आप अपनी फैसिलिटी लगाइए। आपको पता है 10,000 में स्केल करके 1 लाख पीस पर डे ले जाऊंगा, तो आप उस हिसाब से अपनी फैसिलिटी लगाइए। पहले दिन फैसिलिटी लगा के क्या करेंगे? स्टार्टिंग करनी है कॉन्ट्रैक्ट से और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अपने से पे करो। हाँ, आप सर, अब ये मान लो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी चूज कर ली, उसमें हीरो प्रोडक्ट चूज कर लिया, प्राइसिंग समझ में आ गई, पैकेजिंग आ गई, टैग लगना आ गई। अब ये प्रोडक्ट लेके जाना है मुझे बाहर, और ये मैं इसको कंज्यूमर तक पहुंचूंगा, तो उसकी मार्केट कैसे करूं? एक तो अब मान लो दिया शैम्पू लॉन्च हो चुका है, हीरो प्रोडक्ट बना दिया, उसका फ्लेवर डाल दिया, सब कुछ है, अब ये शैम्पू की बोतल करनी लॉन्च। तो इसको 2 एंगल है इसमें, आप चाहे 2 आंसर आराम से दे। एक, इसको दुकानों पे कैसे रखवाऊं? एक, ट्रेड पार्टनर की साइकी क्या होती है, वो साइकी क्या, वो क्या सोच के बैठा है, मैं उसको क्या ऑफर दूं या क्या वैल्यू प्रोपोजिशन दूं कि मेरा माल को रखने को तैयार हो। पहले इस पे आते हैं, फिर दूसरे पे भी आएंगे। नहीं, देखिए, एरिया कोई भी हो, शहर कोई भी हो, बट प्रपोजिशन तो यही है कि मार्केट क्या चाहता है। देखो, सबसे पहले दिन जो आपने एक छोटा पायलट रन की मैंने बात शुरू की थी, कि आपको सबसे पहले तो एक मेरा कंज्यूमर कैसे आएगा। आपने एक चीज रख दी, रखने से तो बिकेगी नहीं, दिखने से भी बिकेगी नहीं। उसका कंज्यूमर होना चाहिए जो एक उस नाम से ब्रांड को मांगे। ये चीज आप एश्योर करेंगे पीछे से, अपने कम्युनिकेशन से, अपनी एडवर्टाइजिंग से, या अपनी किसी और गतिविधियों से, प्रेस्क्रिप्शन व्हाटएवर सो एवर। सो आप उनसे आपने निश्चित किया कि यहाँ से डिमांड जनरेट होगी। डिमांड जनरेशन आपने इधर एक साइड में रख ली। दूसरा है कि मार्केट को क्या चाहिए। आप फेल हो जाओगे तो वो बेचारा तो फंस ही जाएगा ना, साथ वाला, वो तो पहली 10 लोगों के प्रोडक्ट रख के बैठा हुआ है जो फेल हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए स्टार्टिंग में। आपको अपने ट्रेड पार्टनर को बोलना चाहिए कि भैया प्रोडक्ट रख लो, आपको प्रोडक्ट रख लो, और ये हम आपको जो दे रहे हैं अभी फर्स्ट इनवॉइस हम कर रहे हैं, अगर नहीं बिकेगा तो महीने में वापस उठा लेंगे, रख लीजिए। बट हमारा अपने बारे में बताइए कि हमने, अगर आपने कुछ पहले किया तो उसके बारे में ग्लोरीफाई कीजिए, बताइए कि मैंने ये किया है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कैसे भी कन्विंस कीजिए, आपका काम है कि आप पैसा नहीं मांगिए, तो माल रख लो, बिके तो पैसे दे देना। तो इससे अच्छा तो कुछ ठीक है। आप उन्हें ये बोले कि ठीक है, मार्केट आपको 10% देती है सर, मैं आपको 20% दे रहा हूँ, 18% दे रहा हूँ, 17 दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में पैसा कमाने की मत सोचिए। स्टार्टिंग में आप ग्राहक कमाने की सोचिए, आप कंज्यूमर कमाने की सोचिए। पहले दिन बैलेंस शीट बनाना जरूरी नहीं। ग्राहक होगा तो बैलेंस शीट बनेगी ना, बिना बैलेंस शीट, बिना ग्राहक के बनाओगे बैलेंस शीट। सर, आपकी मार्केटिंग हमेशा 100% मेमोरेबल रही है, तो कुछ टिप्स या सजेशन की यार मार्केटिंग करते टाइम ये 2-3 बातों का ध्यान देना। हाँ, देखिए, मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग को थोड़ा डिफाइन कीजिए, पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट, मतलब मैं किसी जैसे आपका कम्युनिकेशन मार्केटिंग, आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहा है एकदम, जिसने आपका ऐड देखा वो रुक गया उसी पे और उसको रिपीट करता रहा। तो क्या मार्केटिंग करते टाइम में ध्यान रखूंगी यार, ये 2-3 चीजें ध्यान रखना। कई आंसर हैं। पहली बात, जब आप जो सभी कर रहे हैं वही आप करेंगे तो आप क्राउड का एक हिस्सा है। अब वो मत कीजिए जो सारी दुनिया कर रही है, उनको कंपीट मत कीजिए, आप कुछ अलग कीजिए, कुछ नया कीजिए। सभी वाइट कलर की बड़ी सेक्सी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, तो आप भी वाइट में बैठेंगे, आप भीड़ का हिस्सा है। आप पहनो बीच में येलो, रेड, नीली, काली, पीली कोई शर्ट पहन के आओ, तो एकदम से आप नोटिस होंगे। कुछ अलग करो, कुछ अतरंगी करो,
बट डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट सिंसियर पोजीशन में, सीरियस पोजीशन में है, ग्लैमरस पोजीशन में, फिर आप नहीं कर सकते। बट कम्युनिकेशन आप जो भी करोगे, कुछ ऐसा करो जो नोटिस हो। नोटिसेबल तब हो जब आप कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। एक सर आप एफएमसीजी कैटेगरी में थे जहां पे वर्ल्ड की एमएनसी, इंडिया की कंपनी तो कम है, एमएनसीज ज़्यादा हैं जो लाखों करोड़ों का बजट लेके बैठी है और इंडिया में जगह जगह छाई हुई है। उनसे अपने कंपटीशन में कैसे उनको कम्पीट किया, कैसे, और मतलब जिन जिन कैटेगरी में आप गए आपने ही राज किया है, यू बीट देम। सो क्या स्ट्रेटजी है, कंपटीशन को कैसे देखें और कंपटीशन से कैसे वन अप करें अपन? देखिए, पहली बात कंपटीशन जो है, मुझे तो लगता है कि कोई कंपटीशन क्या है, मुझे तो लगता है कैटेगरी को डेवलप करने के लिए सभी लोग बैठे हों। कोई इट्स ए बिग केक, हर के हिस्से में आएगा। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई इट्स ए वेरी वेरी बिग केक। छोटा छोटा सभी नहीं लेना है और हर एक ने अपने हिस्से के लेना है, नहीं खत्म होने वाला। इंडिया एक बड़ा ही, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बैंक है, हम तो भी बहुत आगे पहुंचना बाकी है। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन, नेगेटिव कंपटीशन को मैं कंपटीशन मानता हूं। बट एक कैटेगरी में 2 प्लेयर काम कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, तो वो कैटेगरी बड़ी होगी। बट हाँ, नेगेटिव कंपटीशन इज ए कंपटीशन। आपके कैटेगरी का कोई आपका कोई और आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते, कोई और भी अपना ब्रांड बेच रहा है, तो उनके लिए एक अच्छी सिनर्जी रखें, अच्छी पॉजिटिविटी रखें, और कभी भी भूल के भी किसी के बारे में कोई भी आप ऐसे मिस वर्ड्स ना यूज करें, कोई ऐसी बात, नेगेटिव बात ना करें, क्योंकि वो 2 की 20 होकर बात पहुंचती है और अब बड़ी जल्दी आदमी अपने मन में बातें रख लेता है। तारीफ बड़ी खूबसूरत चीज़ है, अप्रिशिएट करना बड़ी खूबसूरत चीज़ है, एक्नॉलेज करना बड़ी खूबसूरत चीज़ है। सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और जो सुन रहा है उसको भी अच्छा लगेगा। तो फालतू के गॉसिप्स में ना रहे, बिजनेसमैन का काम है अपने बिजनेस पे ध्यान देना। और जहां तक नेगेटिव कंपटीशन, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि एक आदमी आपके पीछे लग गया, वो कह रहा भाई इसी को नीचे लाना है, इसी की टांग खींचनी है, रोको इसको, ये कैसे आगे बढ़ गया। तो वहां पर तो फिर आपको देखिए, मुझे लगता है पलटवार करे ना करे, बचना तो पड़ेगा। और उसके अपने रास्ते हैं, अपने तरीके हैं। ये फिर बड़ा लंबा जवाब है, हम अगले सवाल पे चलते हैं सर। सब आते हैं बिजनेस वाले सवाल खत्म होते हैं, क्लास भी खत्म होती है, बात है पर्सनल सवालों पे। आपका सर नॉर्मली डेली रूटीन क्या रहता है, मॉर्निंग टू इवनिंग? अरे राहुल जी, मेरा तो बड़ा गंदा रूटीन है। मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ और सुबह 3 बजे सोता हूँ। मेरा रूटीन, और बट बड़ा मेरे को सूट करता है। मैं बड़ा खुश रहता हूँ, बड़ा हैप्पी रहता हूँ। मेरे पास मेरा मी टाइम है, मेरे पास मेरा फैमिली टाइम है, मेरे पास मेरे बिजनेस के लिए टाइम है, बट बिल्कुल एलोकेटेड है। जैसे मेरी इन्वेस्टमेंट एलोकेटेड है कि सर्टेन परसेंट इक्विटी है, सर्टेन परसेंट डेट है, सर्टेन परसेंट रियल एस्टेट है, सर्टेन परसेंट कमोडिटी है, वैसे ही मेरी जिंदगी में सर्टेन परसेंट मेरा मी टाइम है, सर्टेन परसेंट मेरा फैमिली टाइम है, सर्टेन परसेंट मेरा फैमिली एंड फ्रेंड्स, सर्टेन परसेंट मेरा बिजनेस टाइम है, और सर्टेन परसेंट आपका। वो सर, क्योंकि ये सवाल है, आपके वर्क लाइफ बैलेंस की मेंटेनेंस की बात आई थी। जैसे मैंने आपके प्रीवियस पॉडकास्ट में या रिसर्च में देखा, आप शायद 2 बजे तक फोन नहीं उठाते, 3 बजे तक 3 बजे तक फोन नहीं उठाते, और सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं। हाँ तो ये मुझे बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब बहुत सारे लोग ये लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, मैं भी जीना चाहता हूँ कि 3 बजे तक फोन ही ना उठाना पड़े और फिर 4 ही घंटे काम करें। ये कैसे, क्या रहता है, ये मुझे बताइए प्लीज। फोन नहीं उठाने वाले बात है कि आपके पास एक, देखिए बिजनेस के लिए आपके पास अलग नंबर, आप पूरी दुनिया के लिए आपका अलग नंबर है, बट इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फ्रेंड्स के लिए आपके पास एक अलग नंबर होता है। बट 3 बजे तक मुझे लगता है कि बड़ा एक अच्छा लाइफ में ना आप प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आप उसी रास्ते पे चलेंगे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसी पे आगे बढ़ेंगे ना। तो मुझे लगता है कि ये हमारा निर्णय, हमारा फैसला है। मैंने ये कल्चर शुरू किया था 2005-2006 में, 2007 में जब मैंने 12 टाइप ऑफिस जाना शुरू किया था। बट धीरे धीरे मैं तरक्की करता गया, अभी मैं 3 बजे जाता हूँ, और अब 3 to 7 इज़ माई टाइम। बट मैं उन 4 आवर्स में, मतलब कि मेरे पास पूरा अपना वर्क स्कोप है, मेरे को पूरा मालूम है मैंने आज क्या क्या करना है। देखिए हमारी इंस्ट्रक्शन सिर्फ 20, 30, 40, 50 सेकेंड्स, हार्डली 10 मिनट्स से ऊपर तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती। और किसी से सुनेंगे भी तो इतनी बार चीज़ें हो चुकी है कि 5 मिनट में कोई भी बात कर ले, 3-4 मिनट में बात समझ आ जाती है कहना क्या चाहते हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि आपके पास अपना 2 महीने का काम, 3 महीने का काम सामने होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना, और उसको प्रायोरिटाइज कर लो कि ये काम मुझे पहले करने हैं। हाँ, अब आप रात को सोने वाले हो, आपको टाइम मिला, कभी कोई काम याद आ गया कुछ, तो उसको नोट करो। आप ऑफिस में बैठ के ये सोच रहे हो कि मैं ये काम कर लूँ, वो कर लूँ, और वहाँ पर आप गप चला रहे हो, वहाँ पर आप तो बेसिकली आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं काम कर रहा हूँ, और आप मनोरंजन और काम को मिक्स मत करो। काम मनोरंजन है, काम भी एक आपको खुश कर, देखिए सबसे ज़्यादा खुशी तो एक मीनिंगफुल काम
मीनिंगफुल। अगर आपका जॉब है खुशी तो देता ही है, बट डिसिप्लिन इज अ वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव थिंग। बिकॉज सर ये मतलब ये ड्रीम लाइफ स्टाइल है लोगों की, यार 4 घंटे काम करें और अपने जीवन, क्योंकि अभी क्या है कई लोगों के साथ है मेहनत कर रहे हैं 12 घंटे, फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये तो चलो शुरुआत में कहते हैं भाई अभी बिजनेस बिल्ड करना है, कर लिया 12-14 घंटे। कई लोगों का बिजनेस बिल्ड है, 2-5-10 करोड़ रुपए ठीक ठाक कमा भी रहे, उसके बाद भी 12-14 घंटे का शेड्यूल है, उसके बाद भी कह रहा है यार कमा भी लिया लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है मैं। तो जो आपने शेड्यूल बताया उससे लगता है कि यार भाई आदमी कमा भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, एंजॉय भी कर रहा है। तो ये जो एक डेलिकेट बैलेंस है जो लोग भूल जाते हैं, एक तरह से मान लो कि फैमिली और बाकी चीजें भूल गए, सुबह शाम बिजनेस, वो एक आता ना 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, भूल जाओ लाइफ को, घर जाके क्या करोगे, इसको छोड़ो, तुम इस पे ध्यान दो, वो वाला जो माइंडसेट है। तो उस माइंडसेट मतलब उस माइंडसेट पे आपका क्या विचार है? देखिए, स्पीड इज नेवर इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, नंबर वन। वेरी गुड। डायरेक्शन होना जरूरी है। दूसरा, बहुत होते हैं, आप 4 आवर्स अगर आप बिल्कुल पूरी ईमानदारी से 4-5 घंटे अगर काम कीजिए, बहुत होते हैं। और अगर कोई आदमी मान लीजिए सिर्फ काम ही कर रहा है तो इसका मतलब उसका चुनाव नहीं है शायद कि वो कुछ और करे, क्योंकि या वो खुद से बात नहीं कर रहा, खुद की सुन ही नहीं रहा। अगर मतलब मुझे ये लगता है कि आप ना एक ऑटो ट्यून्ड हो जाते हैं कि आप वैसे चले जा रहे हैं, आपकी खुद से बात नहीं हो रही, सोचने का वक्त नहीं मिल रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप यहाँ से चंडीगढ़ बैठे हैं, डेली जाइए, आप 120 किलोमीटर पर गाड़ी चला के देखिए और 90 पे चला के देखिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पहुंचने में। बट वो रिलैक्स है, वो फास्ट है, उसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें रिस्क कम है। शांति से करोगे, काम भी अच्छा होगा, आउटपुट भी ज़्यादा अच्छी आएगी। सर आपके सक्सेस में फैमिली का कितना बड़ा रोल है? हाउ इम्पोर्टेंट? मेरी क्या राहुल जी, हर एक की सक्सेस में फैमिली का सबसे बड़ा रोल है। अगर आपकी फैमिली में आपको लोग कहते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेते हैं, आपको खुद पे भरोसा हो जाता है। और आपके घर में ही लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो होने वाला नहीं है, ऐसा वैसा, तो आपको खुद पे डाउट आना शुरू हो जाता है। महाभारत में किस्सा है जिसमें शल्य कर्ण को कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, और अर्जुन को देखो तो कर्ण जो है वहां पर उनकी शक्ति क्षीण होती है। क्यों? क्योंकि साथ में जो आपका कंपेनियन है वो आपको डिस्करेज कर रहा है। पर मुझे लगता है कि सारी चीजें कि आपका एक योग्य सलाहकार हो और किसकी बात को कितना महत्व देना ये आपके विवेक पर है, पर फर्क पड़ता है। पीछे वाली लाइन पे एक लाइन याद आ रही थी, वो सुनाता हूँ प्लीज। कि नेगेटिविटी पे, कि रोज बैठोगे आग के पास जाकर तो एक दिन उठोगे कपड़े जलाकर, रोज बैठोगे आग के पास जाकर तो एक दिन उठोगे कपड़े जलाकर, और खुद को रोज अगर बचाते रहोगे सेक तो फिर भी खाते रहोगे। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, और उस पॉजिटिविटी लेने का सबसे बेहतर तरीका है कि पहले पॉजिटिविटी दीजिए। अगर लोग आप जिंदगी में जिससे जो चाहते हैं पहले आपको देना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है लाइफ में? स्पिरिचुअलिटी देखिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी एक ड्रीम है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा स्टेट है आपकी लाइफ का जहां हर आदमी पहुंचना चाहता है, बट उसकी हर एक की अलग अलग डेफिनेशन है। मुझे लगता है कि अगर एक आदमी मेडिटेशन कर रहा है पर मेडिटेशन में भी वो बिजनेस में दुकान में पहुंच रहा है बार बार, तो स्पिरिचुअल नहीं हुआ। और एक आदमी काम कर रहा है, बड़ो काम में ही है, तो भी वो स्पिरिचुअल हुआ। आप जब जहां हैं तब वहां हैं, तब स्पिरिचुअल हैं। तो मेरे हिसाब से कि जो करें पूरे मन से करें और पूरे एंजॉय से करें, पूरी मस्ती से करें, और ग्रेटिट्यूड दें। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। देखिए, सिर्फ दौलत नहीं है ना, कि पैसा नहीं है, ये उंगलियां चल रही हैं, आंखें चल रही हैं, आप मुस्कुरा पा रहे हैं, आप खा पा रहे हैं, कितनी चीजें हैं। मतलब बिलियन कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके किसी एक मान ली छोटी सी प्रॉब्लम है बॉडी में, और उसके लिए वो बिलियंस पे कर सकते हैं, बट वो ठीक नहीं हो पा रहे। आप ठीक है, शुक्र करो। हाँ सर एक क्वेश्चन है जो कि मैं कॉम्प्लीमेंट से चालू करूंगा। क्वेश्चन ये है, पहले कॉम्प्लीमेंट ये है कि सर मैंने अभी दिवम के साथ पॉडकास्ट किया और सर रियली 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 इम्प्रेस। मैं कह रहा हूँ भाई 21 साल की उम्र में लड़का क्या काम कर रहा है, क्या मैच्योरिटी और क्या सिंसियरिटी है। तो मैंने वहां देखा कि यार उसमें 2 सवाल है। पहली बात, आपने भाई सब कैसे पेरेंटिंग के आप टिप्स दो कि भाई अब सेकंड जनरेशन को इतना जल्दी उम्र पे इतना कैपेबल कैसे क्या बनाए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेना इसको, क्योंकि सक्सेस इंडिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो दिख नहीं रहा पर है, वो है सक्सेशन क्राइसिस। लोगों ने बिजनेस कर दिए बिल्ड,
बट उनकी नेक्स्ट जनरेशन उस बिजनेस में आती नहीं है या बोलती है कि नहीं मुझे मतलब नहीं है, और वो कहते हैं कि सर हमने बिल्ड कर दिया, अब करें क्या। तो ऐसे टाइम पे कैसे एक बिजनेसमैन स्पेशली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम करे कि भाई साहब उसका बच्चा है उसको वहां से 10x और लेके जाए, तो कैसे पेरेंटिंग होनी चाहिए स्पेशली बिजनेसमैन फैमिली में, बिकॉज यू आर डन अमेजिंग थिंग। देवम से मिलके मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मैंने कहा सर मैं आपसे टिप लेता रहूंगा मेरे लिए कि मुझे क्या करना है, तो ये टिप जनता के लिए भी है और मैं मेरे लिए भी पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं राहुल सर, ये तो थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। बट ये अपने आप में एक पूरा एक अलग पॉडकास्ट है। ये एक बहुत कुछ हाँ, छोटी मैं कुछ जैसे थोड़ा बूंदों से गीला करने वाली अगर बात बोलूं तो मेरे हिसाब से देखिए, सबसे पहली बात ये है राहुल जी कि पेरेंटिंग इज नॉट ए हेलीकॉप्टर जॉब कि आपका ध्यान आया और सुबह पेरेंट बन गए। तो पेरेंटिंग ऐसा नहीं है, पेरेंटिंग इज ए जर्नी। उसके लिए आपको एजाइल होना पड़ेगा, बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहना पड़ेगा, बच्चों के साथ बच्चों की तरह जीना पड़ेगा। दोस्ती शुरुआती दिनों में होती है, बाद में जब वृक्ष पक जाता है तो फिर वो मुड़ता नहीं, वो तभी तक मुड़ सकता है जब तक वो बड़ा हो रहा है। और जो लोग इस लेवल पे हैं अभी कि बच्चे बड़े हो चुके हैं बट कंट्रोल कम है, उस पर भी बात करेंगे। बट पहले जो बात मैंने शुरू की मैं उसी पे करता हूं कि पेरेंटिंग इज नॉट ए हेलीकॉप्टर जॉब। पेरेंट बनने के लिए बच्चों का दोस्त बनना बड़ा जरूरी है। बच्चों का दोस्त बनने के लिए बच्चों की तरह सोचना, बच्चों की तरह जानना बड़ा जरूरी है। आपके लिए जो चीज़ इरेलेवेंट है उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट है, और अगर उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट है तो आपके लिए मोस्ट रेलेवेंट का जज्बा आप में होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए रेलेवेंट है तभी आपका कनेक्ट होगा, नहीं तो आपका कनेक्ट नहीं होगा। आप दुनिया में हर चीज़ को वैल्यू 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 से नहीं देख सकते। जज्बातों का, इमोशंस का एक अपना महत्व है। एक छोटी सी चीज़, एक बच्चा मान लीजिए कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसे देखें। एक बच्चा, जैसे मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ राहुल, मैंने अपने बच्चों को हमेशा +2 तक वो कभी गाड़ी में ड्राइवर के साथ नहीं गए, हमेशा मैं ड्राइव करके गया उन्हें स्कूल में छोड़ने के लिए। तो वो सुबह की जल्दी, सुबह की बातें, वो होमवर्क, वो उनका सुबह का थोड़ा किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ की मस्ती, किसी चीज़ की शरारत, तो मैं उनकी जर्नी में उनके साथ था, मैं उनकी बातों में उनके साथ था। उन्हें लगने लगा कि हाँ ये बात समझता है। और दूसरा ये कि मेरे बिजनेस को 10x करो। क्यों मेरे बिजनेस को 10x करो? उसे अपनी चॉइस बताने का पूरा हक है। हाँ, आप अगर चाहते हो कि आपके बिजनेस को आगे लेके जाए तो थोड़ा थोड़ा सीड कीजिए, थोड़ा थोड़ा बताइए, थोड़ा थोड़ा इनकरेज कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताइए, उसका महत्व बताइए और एडुकेट कीजिए, थोपिए मत। तो मुझे लगता है कि दोस्ती शुरुआती दिनों में होनी बड़ी ज़रूरी है। 1 सेकेंड अगर थोड़ी देर हो गई है तो वो कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। तब भी अगेन अगर मान लीजिए बच्चे अब जनजी हैं, बढ़ चुके हैं, 15-20 की उम्र तक आ चुके हैं, तो भी थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। ट्रेंड इज फ्रेंड। आज की जनरेशन कैसा चलती है उसको समझिए, जानिए, परखिए। और बच्चों को ये ना लगे कि मुझे प्रीच करते हैं, बच्चों को ये ना लगे मुझ पे स्पाई करते हैं। पहली बात, उन पे भरोसा कीजिए और उनकी गलतियों को माफ करने का जज्बा दिखाइए और धीरे 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 आगे बढ़िए। एक एक स्टेप, एक दिन नहीं आगे बढ़ना। अगर किसी में कोई चेंज लाना है तो धीरे धीरे की जर्नी है। एक पत्थर पे पड़ता पानी भी पत्थर में अपने निशान छोड़ देता है, तो आपके रोज के एफर्ट्स क्यों नहीं निशान छोड़ेंगे? अमेजिंग सर, ये लर्निंग अच्छी है। मैं भी थोड़ा बच्चे पे और ज्यादा समय देना चालू करता हूँ, अभी से दोस्ती करनी चला। नहीं, ये बड़ा जरूरी है सर। एक आपका सोशल वर्क भी करते हैं, IKJ केयर फाउंडेशन है आपका, है ना? मेरे रिसर्च में निकला। नहीं सर, आपकी रिसर्च तो कमाल है राहुल जी। तो इसके बारे में बताइए, इसका विजन और मिशन क्या है, इसमें आप क्या करते हैं? IKJ केयर, एक्चुअली मेरे फादर का नाम डॉक्टर इंद्र कुमार जुनेजा, तो उनकी याद में मेरी सिस्टर ने ये स्टार्ट किया है IKJ केयर फाउंडेशन। मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे मोम उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। बट इसमें कोई ऐसा सर्टेन बिल्कुल एक ही विजन या एक ही मिशन नहीं है। इसमें जहाँ जैसी ज़रूरत, जहाँ जैसी जानकारी मिलती है वहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उनको कहीं कोई बच्चे को अडॉप्ट करना है, किसी की एकेडमिकली सपोर्ट करना है, किसी कहीं खाने की व्यवस्था की दिक्कत है, कहीं एम्बुलेंस की दिक्कत है, या जहाँ जहाँ जैसी जैसी दिखते हैं, तो जैसा इन्हें बेहतर लगता है, दे हैव ए सर्टेन बजट ऑन देयर माइंड, उसके अकॉर्डिंग वो इस फाउंडेशन को आगे लेके चलता है। तो सभी आपने इतने ब्रांड्स बिल्ड किए अभी, और अभी बहुत सारी जर्नी आपकी बाकी है। आगे के विजन क्या है आपके? व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? राहुल जी, मेरे पास ना एक्चुअली
ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने का ही विजन होता है, उससे ज़्यादा आगे मैं कभी सोच पाया नहीं। अगले 3 महीने में क्या क्या करना है ये मैं बता सकता हूँ, उसके आगे अभी चेंज करूंगा खुद को थोड़ा, बट अभी तक उससे आगे नहीं सीख पाता। नहीं सर, परफेक्ट है, हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लाइफ में जो छोटे गोल्स हैं ना, मैं कहता हूँ माइक्रो से मैक्रो बनेगा। माइक्रो से चलिए, सही डॉट से सही डॉट मिलेगा तो तस्वीर बनेगी। सफर के दरमियान रास्ते बदले जाएंगे तो पहुंचेंगे, पहले से बनाए हुए सफर पे चलने से आप नहीं पहुंचेंगे। और आपको लोगों पे भरोसा करना आना चाहिए। आपको एक असली लीडर वो है जो लीडर बनाना जानता हो, जो लोगों को जिम्मेवारी देना जानता हो। तो आप ये देखिए कि स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल अचीव करना बड़ा जरूरी है। सफलता एक आदत है। आपने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, आप उठ के, आप सक्सेसफुल हैं। आपने सोचा मैं 4 बजे ये पॉडकास्ट खत्म करूंगा, आपने कर दिया, आप सक्सेसफुल हैं। आपने सोचा कि आज वाइफ को घुमाने लेके जाऊंगा, आप कर पाए, आप सक्सेसफुल हैं। तो अगर सफलता एक आदत है, आप जो सोचते हैं और आप वो कर पाते हैं और उसमें किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, चाहे आपकी भी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, तो आप सक्सेसफुल हैं। और आप नहीं कर पा रहे तो कुछ बड़ा नहीं आप अचीव करने वाले। माइक्रो छोड़ते जाइए, मैक्रो अपने आप बनेगा, अपने आप चीजें होंगी। आपके पिछले 20-25 साल की बिजनेस जर्नी में आपने जो 3-4 टॉप चीजें आपको लगता है जो आपके चाहे रूल्स माने, लर्निंग माने कि यार बिजनेस में मैंने ये सीखा, तो बिजनेसमैन कोई आज बिजनेस कर रहा है बोले मेरे 25 साल के अनुभव से ये चीज देता हूँ कि ये मैंने सीखा है, इसके बेसिस पे आप आगे बढ़ो, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या लर्निंग रही पिछले 25 साल की बड़ी टॉप लर्निंग, बिजनेस लर्निंग्स? देखिए, एकदम से जो बातें याद आ रही है वही बता पाऊंगा। हाँ प्लीज। सबसे पहली बात तो राहुल जी की नो योर सेल्फ, अपनी नैक को पहचानो, अपना बेटर वर्जन बनो। मैंने अभी कहा आप अपनी नैक पहचानो, अपना इंटरेस्ट और अपने इंटरेस्ट में छुपी हुई ताकत को पहचानो। 1 सेकंड, सक्सेस की ट्रू डेफिनेशन पहचानो। सक्सेस इज नॉट ओनली मनी एंड योर फाइनेंशियल अटेनमेंट्स। सक्सेस इज ए लिटिल लार्जर डेफिनेशन। एक आदमी जो फैमिली में सक्सेसफुल है, अपने फ्रेंड्स के साथ सक्सेसफुल है, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस और हेल्थ के साथ सक्सेसफुल है, अपने एम्प्लॉयज के साथ सक्सेसफुल है, तो वो सक्सेसफुल है भाई। दिस इज 10 डायमेंशंस। वो अगर सिर्फ पैसा कमाने से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो पहला मैंने बोला नो योर नेक, दूसरा मैंने बोला नो द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, तीसरा मैं बोलूँगा वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग हैं जो मौका जाने के बाद बात करते हैं कि मौका निकल गया। अब जिनके लिए दावा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं और आप उनके लिए अवेलेबल नहीं, तो जान जाओ ना आपका दावा झूठा है। किसको बोल रहे हो? अगर आप क्लेम करते हैं मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम वहां हो ही नहीं, तो नहीं कर रहे आप उनके लिए। उसको थोड़ा कम कर लो, उसको पोर्शन को थोड़ा बड़ा कर लो। तीसरा मैंने आपको बोला कि खुद से ईमानदारी बरतें। आप रोज गोल पोस्ट ना चेंज करें और थोड़ा कंटेंटेड हो जाएं। मतलब कि जो आपके पास है उसके 2 जीरो और लगाने से कोई बड़ा होने वाला नहीं। हाँ, आपको अपनी लाइफस्टाइल को सिक्योर करने के लिए जितना जरूरी है उतना तो होना जरूरी है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ना आसान है, उतरना बड़ा मुश्किल है। उतना तो आप कर लें, बट रोज ही नया गोल पोस्ट, रोज ही नई चीजें करना जो है ये एक बीमारी है। भाई जीरो तो बीमारी है एक तरह की। भाई एक कोटेशन था कहीं पे कि द अनफॉर्चुनेट थिंग विद नंबर्स दे डोंट एंड। या दैट्स ट्रू। भाई ये नंबर है तो नंबर तो लगा। भाई आज 700 बिलियन का एलन मस्क है, तो इसके आगे भी वो 2 ट्रिलियन जा, फिर 10 ट्रिलियन जा, 7 ट्रिलियन जा, जाता ही रहे। या वजह बदलो है राहुल जी, या फिर आप अपनी प्रोफेशन के लिए वजह बदलो। आपका कोई मीनिंगफुल रीजन होना चाहिए। मैंने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना है, मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, मैंने लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए करना है, या आपकी कोई बड़ी मीनिंगफुल वजह हो, बड़ा प्योर पायस रीजन हो, फिर करने का मजा है। फिर जब जितना मर्जी करो आपको आनंद आएगा। ये जीरो इज ए ट्रबल। सर आते हैं लास्ट एंड फाइनल रैपिड फायर राउंड पे। एक इंडियन बिजनेसमैन जिसको आप एडमायर करते हैं? रतन टाटा सर। आपका फेवरेट ब्रांड, जो आपने इतने ब्रांड क्रिएट किए उसमें आपका फेवरेट ब्रांड? डॉक्टर ऑर्थो। एक कोई इंडियन ब्रांड जो आपने क्रिएट नहीं किया, इंडिया में है, जो आपको पसंद है? तनिष्क। बेस्ट सिटी इन इंडिया? चंडीगढ़। बेस्ट सिटी इन वर्ल्ड? दुबई। आपकी बिगेस्ट परचेज? देखिए, अब इसके फिर 2 आंसर है। मैं बिगेस्ट परचेज को बोलूंगा माई हीरो रेंजर साइकिल। मैंने 1350 रुपीज, वो 1350 रुपए की साइकिल ली थी व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड।
हीरो रेंजर साइकिल, वो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ की सबसे बिगेस्ट परचेज थी, क्योंकि मैं 3-4-5 दिन तो साइकिल से उतरा ही नहीं था। इतना आनंद लिया था उसका। नींद रात क्यों हो गई? सुबह करो, मैं साइकिल चलाऊंगा। तो पहली साइकिल का प्यार पता है। रूम में रख के सोता था मैं। ठीक है। मोस्ट प्राउड मोमेंट? दिविताज मूवी लॉन्च, द हीर एक्सप्रेस। वह एक मूवी जो आप सबको रिकमेंड करना चाहो? हीर एक्सप्रेस। एक बुक जो आप सबको रिकमेंड करना चाहो? रामायण। एक लाइन या कोट जो आपको इंस्पायर करता है? लिव, लव एंड लाफ। वन लाइन मैसेज फॉर द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर? ऑलवेज बिलीव इन यू, नो योरसेल्फ, एंड वर्क लाइफ बैलेंस, द सेम थिंग्स। अमेजिंग सर, थैंक यू सर। मतलब आज हमने ब्रांडिंग क्लास भी कर ली, आपकी जर्नी भी जान ली, आपकी लाइफ भी जान ली, और मतलब अमेजिंग कंप्लीट पैकेज हो गया आज। और आज के पॉडकास्ट को ये अगर देख लेगा तो मुझे लगता है कि आपने तो अपनी लाइफ टाइम में 10-20 ब्रांड बनाए, ये पॉडकास्ट को देख देख के शायद इंडियन यूथ 1000 ब्रांड बना देगा। थैंक यू वेरी मच राहुल। थैंक यू सर, थैंक यू, एंड आई होप आपको मजा आया होगा।